हेलो गाइस, आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 3 है और इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। उसमें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम नंबर्स, देन एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पढ़ेंगे एंड बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। एंड क्वेश्चंस मोस्टली लास्ट में होगा सेशन के। एंड हम लोग ने पार्ट 1 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईएम रेशो एंड मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, उसमें वेव नेचर, पार्टिकल नेचर का एग्जाम्पल था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो किया। एंड सेकेंड पार्ट में पार्टिकल नेचर का दूसरा एग्जाम्पल ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो किया। देन पार्टिकल नेचर पे बेस्ड बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा। बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने के बाद पार्ट 3 में हम लोग ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बाद हम लोग ने पढ़ा हाइसेनबर्ग्स डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उसके बाद हाइसेनबर्ग्स अनसर्टिनिटी रूल। एंड हम लोग ने पार्ट 3 तक अच्छे से सब कवर किया एंड बहुत सारा क्वेश्चंस तो किया ही है। तो कुछ भी डाउट रहेगा यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, और आप यूट्यूब वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। आई विल क्लियर इट। एंड अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। मैकेनिक्स है ना, दो टाइप का था, क्लासिकल लॉज है एंड क्वांटम फिजिक्स है। क्लासिकल लॉज किसके लिए वैलिड है? हम लोग जैसे मतलब मूविंग कार, हम लोग आप लोग जैसे जो दिखता है बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स है, बॉल के लिए या एप्पल के लिए, ओके, उनके लिए क्लासिकल लॉज वैलिड है एंड वो ओबे करते लॉज ऑफ मोशन को, मतलब वो फॉलो करते लॉज ऑफ मोशन को। एंड हम लोग आंसर्स भी वैसे ही निकालते। हम लोग ने इक्वेशन ऑफ मोशंस तो पढ़ा ही है, करेक्ट। बट क्वांटम फिजिक्स है ना, वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करता, वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए रहता है। सो जब तक हम लोग वेलोसिटी या पोजीशन ढूंढेंगे तब तक शायद वो इलेक्ट्रॉन बहुत आगे फिर दूसरे वेलोसिटी से चल जाएगा, तो हम लोग उसका पोजीशन नहीं ढूंढ सकते, उसका वेलोसिटी बहुत टफ है ढूंढना। तो हम लोग को एक मॉडल बताया स्क्रोडिंगर ने। स्क्रोडिंगर करके एक साइंटिस्ट है। जैसे इलेक्ट्रॉन हम लोग ने पढ़ा, पार्टिकल नेचर है, एनर्जी मोमेंटम रहता है, वेव नेचर है, वेवलेंथ, ये सब रहेगा, हम लोग ने ये पढ़ा। बट इसने कुछ अलग ही मॉडल बताया जिसका मतलब वो अभी सही मान ही लेते, क्योंकि उसका कैलकुलेशन ही इतना सारा है, हम लोग ना उसका डेरिवेशन में जाते ना नीट लेवल पे उसके क्वेश्चंस आते, उस इक्वेशन के क्वेश्चंस आते। तो उसने एक तो फर्स्ट तो बताया ये साई करके एक फंक्शन दिया, करेक्ट। उसका ऐसे तो नो, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऐसे तो कुछ नहीं है, बट वो क्या है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन। मतलब अभी वेव फंक्शन पता है, ये अभी हम लोग फंक्शन बोलते हैं ना, मतलब अभी डिस्टेंस का टाइम के फंक्शन में है, जैसे x इज इक्वल टू 2t² वगैरह कुछ भी, x इज इन फंक्शन ऑफ टाइम। वैसे इधर वेव फंक्शन है ना, वो पोजीशन के उसमें है, मतलब अभी साई इज फंक्शन, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन। अभी वो x एक्सिस में जा रहा है, y एक्सिस में जा रहा है, z एक्सिस में जा रहा है, उस हिसाब से उसका मोशन हम लोग डिसाइड करेंगे। तो हम लोग ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं साई इज वेव फंक्शन ऑफ x, y एंड z, करेक्ट। एंड साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। एंड जब हम लोग डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को इधर भेज देंगे ना ऐसे, तो वो सिर्फ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। कोई भी चीज़ के बारे में ऐसा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला तो प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम हो जाता है उसका मीनिंग, ओके। वैसे आप देखोगे बहुत सारे फॉर्मूलाज है जिसमें ऐसे बोल देंगे कि ये इसका डेंसिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो जो चीज़ है प्रोबेबिलिटी बाय उसका वॉल्यूम बाय। तो अभी हम लोग ने डीवी को इधर भेज दिया तो हम लोग को मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखना, बिकॉज हम लोग इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे, इसके प्रॉपर फुल कंसेप्ट में जा नहीं रहे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कवर करना, और समझना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अभी के लिए एट दिस लेवल। और एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं दिया। एनसीईआरटी में तो मेन जो बड़ा फॉर्मूला है, इक्वेशन है, वो भी नहीं दे के रखा। सो अभी हम लोग आते हैं स्क्रोडिंगर के इक्वेशन पे। जैसे कि वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन ऑफ x, y, z, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी 3 एक्सिस में होगा, इसलिए ये वेव फंक्शन इसके है, करेक्ट। एंड देन इसको सबको पार्शियल डिफरेंशिएट, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन होता है, ये देखो इधर लिखा है, ओके। ये हम लोग वर्क, पावर, एनर्जी वगैरह में पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है, हम लोग वहाँ पे सॉल्व करते हैं, पर इधर सॉल्व भी नहीं करना। डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, देन कुछ वैल्यूज लिखा है, देन E माइनस वी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, साई इज इक्वल टू 0, ये उसने फर्स्ट इक्वेशन दिया।
वैसे ही उसने सेकेंड इक्वेशन ऐसे भी आ सकते हैं, सबका साई है वो कॉमन लिख दिया एंड देन जो इक्वेशन था वैसे लिखा। देन उसने बोला कि थोड़ा और इजी कर देता हूँ इक्वेशन, तो उसने ना जो भी डबल डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स थे ना उनको लैपेसियन ऑपरेटर करके एक ये दिया एंड उसको ऐसे लिख दिया और थोड़ा छोटा कर दिया फॉर्मूला को। देन क्या किया कि जो ई और वी को ऐसे सेपरेट कर दिया एंड ई को इधर भेज दिया एंड मल्टीप्लाई किया दोनों साइड -h² बाय 8π² m। तो हम लोग ने देखा कि -h² बाय 8π² m ये लैपेसियन ऑपरेटर का स्क्वायर प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी साई इज इक्वल टू एनर्जी साई। तो ये जो टर्म था ना ये पूरा टर्म को इसने एक h करके ऐसा हैमिल्टनियन ऑपरेटर करके नाम दे दिया। हम लोग को याद क्या रखना है, ये सिर्फ ये याद रखना है एंड हैमिल्टनियन ऑपरेटर के ये टर्म्स याद रख लो बिकॉज आज तक आया नहीं है, बट ये तो याद रखो, ये डायरेक्टली ऐसे थियोरी क्वेश्चंस में आ जाता है ये फॉर्मूला है। एंड इसमें ये मत सोचना कि साय साय कट कर देंगे, इसका कुछ अलग सिग्निफिकेंस है जो अपने को जानना नहीं है। सो इसके वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना बड़ा सॉल्यूशन का क्या मीनिंग क्या था, ये सॉल्यूशन से है ना, एक तो ये समझा इसका वेव फंक्शन, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड साई स्क्वायर dV प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग ने ना प्रोबेबिलिटी ढूंढना था इलेक्ट्रॉन किधर से किधर है, तो इसको इंटीग्रेट किया, किधर से -∞ से +∞ तक इज इक्वल टू 1 कर दिया एंड dV के जगह पे आ जाएगा dx dy dz उस कोई भी एक्सिस में, पर्टिकुलर एक्सिस में। तो हम ये सब करने के बाद ये हम लोग को करना नहीं है, बस जानो कि कैसे प्रोसेस हुआ, ये भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये दो टर्म्स याद रखो, ये याद रखो एंड ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर और ये बस इतना याद रखना है, इसके ज़्यादा कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। हाँ ये इक्वेशन याद रखो एक, सो दैट आप दूसरे इक्वेशन ऑफकोर्स थोड़ा शफल ऑन करके कर सकते हो। ये जो पूरा सॉल्व किया उससे हम लोग को आंसर्स मिला इस साई एन एल एम। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, एम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और ये 3 आंसर्स हम लोग को ये इतने बड़े इक्वेशन से मिला। ओके एक बार हम लोग फिर से गो थ्रू करते हैं क्या क्या हुआ। एक तो ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। क्वांटम फिजिक्स में हम लोग नॉर्मल लॉज ऑफ मोशन ओबे नहीं करते, इसमें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए जो रूल्स है वो यूज़ होते हैं एंड उससे हम लोग को साई करके एक वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन मोशन का वेव फंक्शन है साई। जैसे हम लोग फंक्शन बोलते हैं एक्स का फंक्शन इज टी, मतलब क्या ये हम लोग ने लिखा वैसे, तो इधर भी ये साई इज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन। अभी इलेक्ट्रॉन का मोशन कौन से 3 ही एक्सिस में होगा, एक्स वाई या जेड, तो वो उसका ही फंक्शन है, करेक्ट, ये समझा। एंड देन हम लोग ने साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर dV क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। फिर स्क्रोडिंगर इक्वेशन, करेक्ट, उसका हम लोग ने ये सीखा पूरा, ये हम लोग ने अलग अलग फॉर्म्स लिखा, ये लैप्लेसियन ऑपरेटर। देन हम लोग आए पूरा इतना डिराइव करके हैमिल्टनियन ऑपरेटर। सो ये याद रखना है। एंड फिर हम लोग ने क्या सॉल्यूशन क्या मिला हम लोग को इतने बड़े इक्वेशन का, हम लोग को इक्वेशन से कुछ लेना देना नहीं है, उसके सॉल्यूशन से ही लेना देना है। तो हम लोग को सॉल्यूशन मिला जब उसको -∞ से +∞ तक इंटीग्रेट किया प्रोबेबिलिटी को, तभी हम लोग को मिला आंसर्स एन एल एम। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, एम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अभी एन क्या है, एन का हम लोग वैल्यूज क्या हो सकता है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, ना ज़ीरो हो सकता है, ना फ्रैक्शन हो सकता है, ना डेसिमल हो सकता है, ना नेगेटिव में हो सकता है। ओके एल क्या है, 0 से n-1 तक। अभी इधर 1 है तो इसका एल क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है, क्योंकि n-1 1 भी 0 ही आएगा, तो इसका एल क्या है, 0। तो वैसे ही 2 का एल क्या हो सकता है, 2 0 और 2 - 1 1, तो 2 0 एंड 1 इसका एल हो सकता है। अभी हम लोग और अच्छे से करेंगे। एंड जो एम होगा ना, फिर एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हम लोग ने पढ़ा, वो कहाँ से कहाँ होता है, -L to L। अभी -L
क्या होगा, अभी 1 के लिए हम लोग ने L ढूंढा, वो 0 ही था, तो जो M है उसका भी 0 ही रहेगा ना, उसमें -L + L का बात ही नहीं आता। बट 2 के लिए हम लोग ने L ढूंढा तो क्या क्या आया था, 0 और 1 आया था। तो M कितना हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है। ये अभी हम लोग एक चार्ट के फॉर्म में लिखते हैं। अब ये ना अभी थोड़ा ये एक आइडिया दे देती हूँ, हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले वो ये डिटेल में और पढ़ेंगे, बट हम लोग ये मेन ये आइडिया दे देती हूँ। कन्फ्यूजन बहुत जन को रहता है, ये NLM क्या है, N क्या है, शेल है, जिसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस सब निकाल चुके हैं, उसके बारे में। ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, शेल, उसके अंदर सब शेल्स होते हैं। अभी जो शेल पड़ा, अभी इधर के लिए 1 ले लिया, N = 1 ले लिया, करेक्ट। तो इसमें हम लोग ने पढ़ा L कितना आया था, 0, M भी कितना आया, 0। तो जो L है ना वो सब शेल है शेल का, मतलब शेल के नीचे प्रेजेंट रहेंगे सब शेल्स, एंड सब शेल्स में प्रेजेंट होंगे ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या, वो भी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्बिटल्स इधर एक ही प्रेजेंट है, तो एक ही प्रेजेंट है सब शेल में, उस सब शेल में, 0 सब शेल में। ओके, ये हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा कंक्लूजन मत निकाल लेना, अभी हम लोग स्टार्ट किया है जस्ट। तो अभी हम लोग बात करते हैं, N = 1 है तो L कितना होगा एंड M कितना होगा। N = 1 है तो L कितना होगा, 0, एंड M भी 0, अब भी बात किया। N = 2 है तो L कितना होगा, 0 and 1, क्योंकि 0 to N-1, तो N कितना है, 2, 2 - 1 1 होता है। देन हम लोग M के बारे में बात करेंगे, तो इसका M कितना होगा, 0, L के लिए 0 ही रहेगा, बट 1 है L तो M कितना होगा, -1, 0 + 1, देखो इधर ही -L2 + L, तो इधर 2 L है ना, 1 ये 0 एक आया एंड दूसरा इज 1, करेक्ट। तो M क्या हो जाएगा, एक के लिए 0 एंड सेकेंड के लिए -1, 0 एंड +1। वैसे ही N = 3, तो इसके L कितने होंगे, 0, 1 एंड 2, करेक्ट। ये याद रख सकते हो कि जितना नंबर ऑफ शेल, मतलब शेल का अगर नंबर 2 है, सेकेंड शेल है, तो उसमें L कितने प्रेजेंट रहेंगे, 2 टाइप के L रहेंगे, जैसे इधर भी देख सकते हो। जैसे इसका नंबर कितना है, 3 है, नंबर ऑफ शेल कितना है, थर्ड शेल है, तो इसमें जो सब शेल्स है ना वो भी 3 रहेंगे। ओके, ऐसे याद रख सकते हो, वरना डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ 0 to N-1, तो यही आएगा। देन M के लिए -L2 + L, तो फर्स्ट L के लिए क्या आएगा, 0 ही आएगा, फिर इसके लिए -1, 0 + 1, अभी 2 के लिए -2, -1, 0 + 1 + 2, करेक्ट। वैसे ही N = 4 के लिए कितने L रहेंगे, 0, 1, 2 एंड 3, तो इसका M 0, 1 के लिए -1, 0 + 1, 2 के लिए -2, -1, 0 + 1 + 2, 3 के लिए -3, -2, -1, 0 + 1 + 2 + 3, करेक्ट। ऐसा इंक्रीज होता ही जाएगा विथ इंक्रीजिंग शेल्स एंड सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। तो ये क्या है, शेल्स है मेन सबसे, उसके अंदर आता है ये सब शेल्स है, ये क्या है, ऑर्बिटल्स है। अभी इनका अरेंजमेंट हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, एक एटम में, एक इलेक्ट्रॉन में, सॉरी एक एटम में। सो तभी के लिए इतना समझ लो कि ये शेल्स है, उस पर डिपेंड होके सब शेल्स बनते, सब शेल्स पे डिपेंड होके ऑर्बिटल्स बनते, एंड ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते, ठीक है। तो अभी एक फॉर्मूला टाइप है, फॉर nth ऑर्बिट, अगर एक nth ऑर्बिट है कोई, तो उसके लिए नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे, मतलब ये L कितने होंगे, N जितने ही, अब भी पढ़ा ना हम लोग ने, जितना नंबर ऑफ शेल्स ऑर्बिट है, शेल नंबर जितना है उतने ही नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट होंगे। तो इधर कितने सब शेल्स प्रेजेंट होंगे, 4, इधर 4 के लिए 4 प्रेजेंट है, तो इधर nth ऑर्बिट के लिए कितने सब शेल्स प्रेजेंट होंगे, n। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे ढूंढते, ये देखो अभी हम लोग ये काउंटिंग से सीखते हैं। इधर कितने सब शेल्स है, 2, करेक्ट। इधर सेकेंड ऑर्बिट के लिए देख रहे तो ऑर्बिटल्स कितने बन रहा है, 1, 2, 3 एंड 4, देखो
1 2 3 एंड 4, करेक्ट। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि n² बोल सकते हैं ना, करेक्ट। वैसे ही थर्ड ऑर्बिट के लिए देखते कितने ऑर्बिटल्स बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n² वैलिड लग रहा है। 4 के लिए भी देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 का स्क्वायर भी 16 है, तो इधर n² वैलिड है। तो अभी बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी इतना तो पता रहेगा, एक ऑर्बिटल ऐसे हम लोग बनाते थे एंड इसमें हम लोग ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, करेक्ट। इतना याद है, बस आपको प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं पता, वो हम लोग सीखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में 2 होते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 2n², तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, करेक्ट। अभी हम लोग प्रॉपरली एक एक क्वांटम नंबर को डिटेल में समझते हैं। क्वांटम नंबर होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानो, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज लाइक आपका एरिया, ओके। एजुमेथल क्वांटम नंबर इज लाइक एरिया में कौन सा बिल्डिंग है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज लाइक बिल्डिंग में कौन सा ब्लॉक है, ओके। ये तीनों ऐसे ही इंटर रिलेटेड है। वैसे ही पहले शेल है आपका एरिया, फिर एजुमेथल क्वांटम नंबर है आपका बिल्डिंग नेम, एंड बिल्डिंग नेम में आपका कौन सा ब्लॉक है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ऐसे ही तीनों इंटर रिलेटेड है, आप अच्छे से समझने का कोशिश करो। आगे हम लोग और बात करते हैं। टेल अस अबाउट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। एंड एक्चुअली में 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं, बट हम लोग को सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन से सिर्फ ये फर्स्ट 3 मिलता है। एंड जो 4th टाइप का होता है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, वो सॉल्यूशन नहीं है स्क्रोडिंगर इक्वेशन का, हम लोग उसके बारे में 4th मतलब ये तीनों के बाद बात करते। फर्स्ट आया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, इट टेल्स अबाउट द ऑर्बिट शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जिसके बारे में हम लोग ने बहुत बात कर चुका है। जैसे रेडियस निकाला हम लोग ने, किसका ही निकाला था, शेल का। वेलोसिटी किसका निकाला था हम लोग ने, देखो एनर्जी सब निकाल चुके हम लोग उसका। ये हम लोग को बहुत मॉडल से पता चला। जैसे n=1 को k शेल बोल सकते, n=2 को l शेल बोल सकते, n=3 को m शेल बोल सकते, वैसे ही ये है। अभी हम लोग ने ये चीज़ ऊपर ही किया। फॉर nth ऑर्बिट नंबर ऑफ सब शेल्स कितना था, n था। फॉर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना था, n² था। इलेक्ट्रॉन्स 2n², ये अब भी ऊपर डिस्कस किया ये चीज़ हम लोग ने। बस ये आपको समझा क्या है, n क्या हो सकता है, 1 2 3 इनफाइनाइट तक हो सकता है। नेगेटिव और जीरो और फ्रैक्शन हो नहीं सकता। ये हम लोग को सिर्फ इतना बताया था कि कौन से शेल में प्रेजेंट है, फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल में। शेल को हम लोग ऑर्बिट बोल सकते, एनर्जी लेवल बोल सकते। तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, आपको ये ध्यान रखना, ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल, ओके। सो अभी हम लोग बात करते नेक्स्ट क्वांटम नंबर। ये फर्स्ट वाला बहुत इजी है, सेकंड एंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एज़ोमिथल क्वांटम नंबर को और एक सब्सिडरी क्वांटम नंबर करके भी बोलते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ सबशेल एंड ऑर्बिटल्स। ऐसा क्यों, हम लोग ने ऊपर तो ऐसा कुछ डिस्कस किया नहीं, क्यों ऐसा, क्योंकि अभी एज़ोमिथल क्वांटम नंबर हम लोग ने जब पढ़ा तो n=1 के लिए l क्या आया था, 0। n=2 के लिए l क्या आया था, 0 और 1। तो ये 0 और 1 है ना, एक टाइप का सबशेल है। तो उनके नाम क्या है, अभी वैल्यू ऑफ l एंड उनके नेम, सबशेल का नाम। अभी 0 लिखा है तो उस सबशेल का नाम इज S सबशेल। 1 लिखा है तो उस सबशेल का नाम इज P। 2 है तो उस सबशेल का नाम इज D। एंड 3 है तो उस सबशेल का नाम इज F। तो अभी n=3 में कितने l है, 0 1 2। तो अभी हम लोग इसको है ना और एक तरीके से लिख सकते हैं, लाइक 3s, 1 को हम लोग लिखेंगे 3p, 2 को हम लोग लिखेंगे 3d। समझा। तो इसमें हम लोग n का भी वैल्यू बोल रहे हैं, l का भी वैल्यू बोल रहे हैं। कैसे, n=3, l इज जो एज़ोमिथल क्वांटम नंबर है, 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F एंड 4 है तो G। आगे बढ़ता जाता है, बट हम लोग को F तक ही ज़्यादातर है सब। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वैसे ही इसमें L हम लोग को 0 मिला, 1 मिला, तो इसको और कैसे लिख सकते, 2s एंड 2p, करेक्ट। तो इधर 2s एंड 2p क्या इंडिकेट कर रहे हैं, 2 इज द
ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर, और एस क्या है, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, मतलब ही एल 0 है, उसको हम लोग ने ऐसे इंडिकेट किया, 0 के जगह पे एस लगा दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं अभी वो एस सब शेल में प्रेजेंट है। आगे बात करेंगे उसके बारे में। भाई पी मतलब 1 मतलब पी 1 जिधर रहेगा सब शेल, उसको हम लोग बोल सकते हैं पी सब शेल। वैल्यू ऑफ एल जब 1 रहेगा उसको हम लोग पी सब शेल बोल सकते, तो ऐसे इसको 2p करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। एंड ये हेल्प करता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने, क्योंकि सर्कल में होता है तो हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। एंड पॉसिबल वैल्यू क्या होता है, 0 to n-1, एंड ये कैन नॉट बी नेवर बी इक्वल टू n, मतलब अभी n इज इक्वल टू 2 है ना, तो l 2 नहीं होगा कभी भी। अगर n 2 है तो l इज इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल, ओके, यही बोला है इधर। एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, रूट l ब्रैकेट में l+1 h/2π, ये याद रखो अच्छे से, ओके। अभी वैल्यू ऑफ l फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 0 के लिए s सब शेल होता है, 1 के लिए p सब शेल होता है, 2 के लिए d सब शेल होता है, एंड 3 के लिए f सब शेल होता है। अभी और डिस्कस करते हैं। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो उसका l क्या होगा, 0, करेक्ट। अभी n इज इक्वल टू 2 है तो उसके लिए ये क्या होगा, 0 भी होगा एंड 1 भी होगा। 3 है तो उसके लिए 0, 1 एंड 2 होगा। तो अभी हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी ऊपर जैसे किया वैसे ही फिर से इधर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का NL साथ में लिखेंगे तो 1s, ये 1s सब शेल हो गया, फिर हो गया 2s सब शेल, फिर 2p सब शेल। वैसे ही थर्ड एनर्जी लेवल में तीन सब शेल्स है, तो उनका नाम क्या है, 3s सब शेल, 3p सब शेल, 3d सब शेल। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर कि क्या इंडिकेट करने का कोशिश कर रही हूँ मैं कि एक एनर्जी लेवल में एक शेल में बहुत सारे सब शेल्स होते हैं, वो L का वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। अभी L का वैल्यू इज 0 तो उसमें एक ही सब शेल प्रेजेंट है जो है S सब शेल, जैसे 1s। बट 2 n इज इक्वल टू 2 सेकेंड एनर्जी लेवल पे L का वैल्यू क्या आया, 0 and 1, मतलब इधर 2 सब शेल प्रेजेंट है, तो वो 2 सब शेल का नाम क्या है, 2s and 2p। वैसे ही थर्ड एनर्जी लेवल में वैल्यूज ऑफ L कितना आया, 3, तो उन 3 सब शेल्स का नाम क्या है, उन जो वैल्यूज है ना वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि इतने सब शेल्स है। सब शेल 3s है, 3p एंड 3d है। एंड देन आपको एक ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, आपको बोलेंगे 2d का आप इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स ढूंढो, बट आप सोचो 2d पॉसिबल है, अभी हम लोग ने ये भी लिखा, इधर 2d पॉसिबल था नहीं, क्योंकि उतने सब शेल्स ही नहीं बनेंगे। 2d बनाने के लिए हम लोग को L का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 2, पर हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा कि अगर n इज इक्वल टू 2 है तो L इज इक्वल टू 2 कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ओके। वैसे ही अगर आपको दिया होगा ये 3f पॉसिबल है। 3f होने के लिए सब शेल का वैल्यू क्या होना चाहिए, फर्स्ट तो 3 होना चाहिए तभी f बनेगा, देखो वैल्यू ऑफ 3 तभी f सब शेल बन रहा है। तो अभी हम लोग थर्ड एनर्जी लेवल में देखते हैं कि सब शेल्स कौन सा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 तो नहीं है, तो 3f पॉसिबल है बनना, नहीं। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको ऊपर का सब शेल नंबर दिया है ना, L का वैल्यू बड़ा दिया है आपके एनर्जी लेवल से, एनर्जी लेवल का नंबर है या उससे भी बड़ा है, तो वो सब शेल बनना ही पॉसिबल नहीं है। तो आपको ऐसे नहीं दे देंगे डायरेक्टली कि n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 4 पॉसिबल है, नहीं, वो तो डायरेक्टली आप बता सकते हो पॉसिबल नहीं है। आपको कैसे देंगे, 2d 3f ऐसे ऑप्शंस में देंगे एंड पूछेंगे पॉसिबल कौन सा है, तो आप क्लियरली 2d कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए L का नंबर 2 से बड़ा चाहिए या 2 चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 2 भी पॉसिबल नहीं है ना L का नंबर आना। L का नंबर मिनिमम और मैक्सिमम क्या आ सकता है, 0 to n-1, करेक्ट। तो वैसे आपको चेक करना पड़ेगा अगर ऑप्शंस में ऐसे दिया हुआ है। एंड ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या बोलते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ढूंढो s ऑर्बिटल्स का, या ऐसे नॉर्मली d ऑर्बिटल का बोलेंगे, तो आप ना कंफ्यूज होकर 1d 2d मत ले लेना, डायरेक्टली 3d से स्टार्ट करना है, जिस नंबर तक पूछा है उस शेल तक का बताना, ओके। ये आते हैं हम लोग ट्रिक क्वेश्चन से ही हम लोग करेंगे भी, तो बस ये समझो। और कौन सा नहीं हो सकता है, 1p पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, 1s तक ही पॉसिबल है।
अभी हम लोग बात करते हैं 4G। 4G पॉसिबल है। अभी हम लोग इधर किधर तक बात किया, SPDFG होता है, जो वैल्यू ऑफ L 4 रहेगा तभी होगा। तो अभी हम लोग 4 का L चेक करते हैं। L कितने आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4S, 4P, 4D, 4F। 4G लिख सकते हैं नहीं, तो ये गलत है। तो ऐसे हर नंबर के साथ वो एक एक इंक्रीज होता जाता है, वो आपको समझेगा विद टाइम। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी वो समझ जाएंगे अच्छे से। बट मोस्टली ये 1 to 4 वाले में ही बहुत क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, सो आपको ये पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग शेल्स और सब शेल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं। अभी इधर देखना, n=1 है, उसका एक सब शेल है, वो ही लाइन है। बट अभी इधर से देखना, n=2 में 2 सब शेल्स प्रेजेंट है, 2s एंड 2p। वैसे ही n=3 जब से स्टार्ट हुआ, उसमें 3s, 3p एंड 3d ऐसे 3 सब शेल्स प्रेजेंट है। फिर 4s n=4 रहेगा एंड 4 रहेंगे फिर से, ऐसा 1 2 3 एंड 4। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इतना ही अभी इंडिकेट क्या करना है आपको क्लियर होने के लिए, शेल्स क्या है एंड सब शेल्स क्या है। एंड ये सर्कुलर पाथ में होते हैं, इसलिए इनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कुछ आता है, जो हम लोग ने ऊपर फॉर्मूला देखा क्या था, L+1 h/2π, करेक्ट। तो आप समझा कि शेल है, उसमें एक पहले तो सब शेल रहेगा, फिर फर्स्ट सेल से सेकेंड सेल के बीच में, सेकेंड से थर्ड शेल के बीच में 2s एंड 2p रहेगा। थर्ड शेल के बाद रहेगा 3s, 3p, 3d। या फिर ऐसे भी इंडिकेट करते हैं कि एक ही लाइन पे तीनों को कोई फिगर ऐसा डायग्राम्स में दिखाते हैं कि ऐसा, ये देखो ये शेल नंबर 1 है, इसमें ही हम लोग ने एक सब शेल बनाया है, क्योंकि n=1 में एक ही सब शेल प्रेजेंट होता है। वैसे ही n=2 मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल पे हम लोग ने पढ़ा 2 सब शेल्स होता है, 2s एंड 2p। तो हम लोग ने 2s एंड 2p 2 ही सब शेल्स बनाए। अभी ये ऐसे क्यों बनाए, ये ऑर्बिटल सीखने के बाद समझेगा। एंड n=3 पे 3 सब शेल्स होते हैं, 0, 1 एंड 2। क्या होता है, 3s, 3p एंड 3d। तो 3s, 3p एंड 3d से 3 सब शेल्स ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, या ऐसे अलग अलग सब शेल्स को भी इंडिकेट करवा सकते हैं। ओके, 2 एनर्जी लेवल के बीच में उन सब शेल्स को बनाया एंड उन पे हम लोग ऑर्बिटल्स बनाते। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर अभी तक। अभी हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर सब शेल्स। अभी है ना, सब शेल्स का एनर्जी लेवल कैसे ढूंढना है, तो n+L करना है, हम लोग को मिल जाएगा। एंड ये किसने दिया था, बोहर-बोहरी रूल करके बोलते हैं। ओके, एंड ये ना मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड नहीं है, ये याद रखना। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही वैलिड है। क्यों नहीं है हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके बाद ही। सो हायर द वैल्यू ऑफ n+L, हायर इज द एनर्जी। अभी इधर एग्जाम्पल में क्या दिया, 3s एंड 4s, n+L, तो इसमें 3s का वैल्यू क्या होता है, L 0 होता है, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा 3। इसमें देखेंगे 4 + 0 आ जाएगा 4। तो किसका एनर्जी ज़्यादा है, ऑफकोर्स 4 का। वैसे ही और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2p एंड 4s। ओके, 2p में कितना एनर्जी है, 2 + 1, करेक्ट, कितना हो जाता है 3, करेक्ट। अभी इसका वैल्यू इज 1, 2 + 3 3 हो जाए, 2 + 1 इज 3। 4s में 4 + 0 कितना हो जाएगा 4। तो किसका एनर्जी ज़्यादा है, ऑफकोर्स इसका। ओके, ऐसे n+L रूल लगा के आप एनर्जीज इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एंड ये याद रखना मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड है। क्यों नहीं है हम लोग बात करते इसके बाद। एंड ये किसने दिया था, बोहर-बोहरी रूल करके बोलते हैं n+L रूल को। ये फर्स्ट रूल का फर्स्ट पार्ट है एंड सेकेंड पार्ट पढ़ते क्या है, इफ n+L इज इक्वल। अभी पहले हम दोनों इनका है ना, हम लोग इनका n+L निकालते। 4 + 1 कितना होता है 5, p का वैल्यू इज 1, करेक्ट। L कितना होता है 1 रहेगा, तभी p सब शेल होगा, तो 1। 3 + d, जब 2 सब L का वैल्यू 2 रहेगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो d सब शेल का है, तो 2, तो आ जाएगा 5। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि इन दोनों का सेम है, तो कैसे एनर्जी निकालेंगे, तो इसमें क्या देखना है, हायर द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू जिसमें हायर रहेगा वो बन जाएगा हायर एनर्जी वाला। तो इसमें n का वैल्यू किसका हाई है, 4 एंड 3 में 4 का, तो दिस इज द हायर एनर्जी वाला। वैसे ही 4s एंड 3p, तो इसका फर्स्ट तो ये निकालते हैं n+L,
4 + 0 4 एंड 3p क्या हो जाएगा 3 + 1 1 रहेगा l का वैल्यू, तभी p सब शेल होगा तो 4, दोनों का सेम है। तो अभी फिर से n का वैल्यू चेक करेंगे, इधर 4 है एंड इधर 3 है, तो किसका वैल्यू बड़ा है 4 का ऑफ कोर्स, तो हायर इज द एनर्जी ऑफ 4s देन 3p। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो अभी हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? इट टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। वो सबशेल्स में कितने ऑर्बिटल्स है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उस बारे में हम लोग को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। एंड स्पेशली क्वेश्चंस में ये आता है 3D ओरिएंटेशन के बारे में हम लोग को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। जैसे एजोमेथल क्वांटम नंबर हम लोग को शेप के बारे में बताता है। अभी शेप्स हम लोग पढ़ेंगे हर सबशेल का, बट अभी के लिए समझ लो कि एजोमेथल क्वांटम नंबर शेप्स बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल एनर्जी लेवल रेडियस वेलोसिटी बताता है उस ऑर्बिट का। वैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है 3D ओरिएंटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन कैसे होगा, किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बारे में बताता है। एंड पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होता है -L2 + L, करेक्ट। तो अभी 0 है तो उसका m क्या हो सकता है 0 ही, क्योंकि -L2 + L में वो 0 ही है, करेक्ट। 1 है तो उसका हम लोग ने पढ़ा था क्या क्या होगा -1 0 + 1। अभी हम लोग S सबशेल के बारे में बात कर रहे हैं, P सबशेल के बारे में बात करें, D सबशेल के बारे में बात करें, उनका L का वैल्यू हम लोग ने साथ में लिखा है 0 1 एंड 2। तो अभी D सबशेल में 2 है, 2 रहता है D सबशेल का वैल्यू, तो उसमें कितना M का वैल्यूज पॉसिबल है -2 -1 0 + 1 + 2। वैसे ही 3 ले लो, इसमें कौन सा F सबशेल का रहता है 3, L = 3 कौन सा F सबशेल का रहता है, तो उसमें M के वैल्यूज़ कितने हैं, L लिया है, नंबर ऑफ शेल्स नहीं लिया, L लिया है इधर, इसलिए हम लोग ने 0 को S सबशेल बोला, 1 को P सबशेल बोला, 2 को D सबशेल बोला एंड 3 को F सबशेल बोला। तो इसमें कितने -3 -2 -0 1 0 + 1 + 2 एंड +3। तो कितना हो गए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अभी काउंट करो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये 0 के लिए 1 है, 1 होगा मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1। P सबशेल में M का वैल्यू कितने हैं 3 है, तो ऑर्बिटल्स कितने हो गए 3। D सबशेल में M का वैल्यू कितना है 5 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए D सबशेल में 5। वैसे ही F सबशेल में कितना है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ M 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए F सबशेल में 7, करेक्ट। तो अभी हम लोग फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ढूंढना है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, करेक्ट। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, अभी जो P सबशेल है, अभी इसका हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, अभी L जो 0 वैल्यू इज फॉर S सबशेल, S सबशेल में M का वैल्यू क्या है 0, उसका वो इंडिकेट क्या करते हैं, उसमें एक ऑर्बिटल है, करेक्ट। 1 ऑर्बिटल है तो उसको हम लोग ऐसे 1 ऑर्बिटल को एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही 1p में मतलब 1 क्या है अपना वैल्यू ऑफ L, उसको हम लोग बोलते हैं P सबशेल। P सबशेल में कितने M का वैल्यूज है 3, वो M का वैल्यूज क्या इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो इधर कितने ऑर्बिटल्स है 3 ऑर्बिटल्स है, तो हम लोग जो ऑर्बिटल्स का बनाएंगे उसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे। वैसे ही 2 L का वैल्यू इज 2, वो डिनोट करता है D सबशेल को। D सबशेल में नंबर ऑफ M का वैल्यूज कितना है 5, वो क्या दिखाता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है 5, तो 5 ऑर्बिटल्स के लिए 5। वैसे ही 7 के लिए हम लोग 7 का ऐसा बनाएंगे, ऑर्बिटल्स बोलते हैं इसको, ये जो बॉक्स है उनको बोलते हैं ऑर्बिटल्स, एंड इसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एंड ये ऑर्बिटल्स किधर प्रेजेंट होंगे सबशेल्स पे। अभी ये और हम लोग अच्छे से करते हैं, वेट। अभी L का वैल्यू के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना रहेगा फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L, तो फॉर्मूला है 2L + 1। अभी इसके जगह पे आप लगाओ फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L, L = 1 लेके, तो कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे हम लोग को, देखो 2 × 1 + 1 तो 3, करेक्ट। 3 ऑर्बिटल्स ही मिलता है, L = 1 के लिए 3 ऑर्बिटल ही मिल रहे हैं। वैसे ही मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढना है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, ऐसे हम लोग ने देखा रहेगा।
तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैसा रहेगा, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो 2 इंटू 2l+1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी आएगा कि क्या है शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल। फर्स्ट के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है। के को हम लोग n=1 भी बोल सकते हैं, एल को n=2 बोल सकते हैं, एम को n=3 बोल सकते हैं, एन को n=4 बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग सबका फर्स्ट सब शेल्स निकालते हैं। सब शेल्स मतलब एल का एल निकालना है। तो के में कितना है, 0 1 1 n=1 रहेगा तो उसमें कितने सब शेल है, एक ही सब शेल रहते हैं 0। एल में कितने सब शेल है, 0 और 1। थर्ड शेल में कितने सब शेल है, 0 1 एंड 2। फोर्थ शेल में कितने सब शेल है, 0 1 2 एंड 3, करेक्ट। अब भी हम लोग ने ऊपर ही पढ़ा 0 सब शेल है, मतलब उसमें एस और सब शेल, 0 मतलब एस सब शेल, उसमें कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे, एक ही था, देखो एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है। एस का वैल्यू इज एल का वैल्यू इज 0, तो फर्स्ट हम लोग एम का वैल्यूज लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट 0 के लिए 0 ही रहेगा, इसमें इसके लिए कितना रहेगा, 0 के लिए 0, 1 के लिए कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, 3। 1 मतलब पी सब शेल, पी के लिए कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे, सॉरी पी के लिए 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे, करेक्ट। एल का वैल्यू इज 1, तो 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। जब तो हम लोग ये ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, -1 0 एंड +1, 3 वैल्यूज है, वो ही ऑर्बिटल्स, इतने ही ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जितना वैल्यू ऑफ एम है। और थर्ड हम लोग n=3 के लिए 0 सब शेल में कितना m का वैल्यू, कितने ऑर्बिटल्स होंगे। ऑर्बिटल से पहले ये बताओ कितना m का वैल्यूज पॉसिबल है, 0 के लिए 0 ही होगा, सॉरी इधर हम लोग 3 नहीं लिख सकते, अभी हम लोग इधर m का वैल्यूज लिख रहे हैं ना, तो इधर आ जाएगा -1 0 +1, करेक्ट। वैसे ही 0 के लिए 0, 1 के लिए फिर से -1 0 +1, वैसे ही 2 के लिए आ जाएगा -2 -1 0 +1 +2, वैसे ही फोर्थ का आप लिख सकते हो खुद से। अभी हम लोग इससे बात करेंगे ऑर्बिटल्स का। जितना वैल्यूज ऑफ m रहेगा ना, उतना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उसमें प्रेजेंट है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं इसका m का वैल्यू कितना, m कितना है, एक ही है, तो इसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा 1। इसमें देखो n=2 में जब 0 सब शेल 0 आ रहा है, l का वैल्यू 0 आ रहा है, उसका मतलब क्या, s सब शेल। s सब शेल में हम लोग ने m का वैल्यू ढूंढा तो 0 था, 0 मतलब हम लोग ने 1 ऑर्बिटल के जितना है, तो इधर फर्स्ट 1 ऑर्बिटल आएगा 2s का, ये 1s का। एंड इधर देखते हैं हम लोग, तो क्या है, l का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या, m कितना है, 3 है, 3 नंबर है m का, तो इसका ही मतलब क्या, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो लिख सकते हैं 2p। वैसे ही थर्ड के लिए हम लोग फिर से वैसे ही लिख सकते हैं। अभी इसमें थर्ड के लिए 0 एस सब शेल में m का वैल्यू इज 0, m का वैल्यू कितने नंबर है m में, वो इंडिकेट क्या करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एक ही नंबर है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, 0, l=0 के लिए एक ही, तो 3s हो जाएगा, करेक्ट। वैसे ही ये l=1 है, मतलब p सब शेल में m के वैल्यूज कितने हैं, 3 आए, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3, तो 3p कितना आएगा, 3। वैसे ही 2 सब शेल इज 2, l इज 2, तो सब शेल कौन सा हो गया, d सब शेल। d सब शेल में हम लोग ने जब m का वैल्यूज निकाला तो हम लोग को 5 वैल्यूज मिला कुछ, तो वो 5 वैल्यूज क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो d इज 3d, करेक्ट। एंड ये जो वैल्यूज मिले ना, ये ऐसे ही नहीं है, सिर्फ नंबर इंडिकेट करने को नहीं है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। ये जो इसका वैल्यू रहेगा ना, वो 0 रहेगा, ये 2s का वैल्यू 0 रहेगा, ये 2p है, उसमें एक शेल का वैल्यू -1 रहेगा, एक का 0 रहेगा, एक का +1 रहेगा, ऐसे उनका नंबर कुछ रहेगा। वो कैसे आएगा, क्या आएगा, वो हम लोग आगे पढ़ते हैं, कौन से एक्सिस पे क्या नंबर रहेगा वगैरह। बट अभी के लिए जो समझना है, हम लोग ने सब शेल से ऑर्बिटल्स कैसे बनाए, अभी ये एटम वाले स्ट्रक्चर से और क्लियर हो जाएगा, आई होप। अभी हम लोग ने के शेल n=1 पे
एल इज इक्वल टू जीरो है, एल इज इक्वल टू जीरो मतलब एम कितना होगा, जीरो ही होगा, मतलब एम के कितना वैल्यू है, वन वैल्यू है, वन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी कितना होगा, वन, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल ये, तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया, 1s, करेक्ट। वैसे ही n इज इक्वल टू 2 पे हम लोग देखेंगे l इज इक्वल टू 0 भी होगा एंड l इज इक्वल टू 1 भी होगा, करेक्ट। l इज इक्वल टू 0 के लिए m का कितना वैल्यू आएगा, 1, मतलब ये ऑर्बिटल कितने होंगे, 1, तो ये हो गया 2s। उस ऑर्बिटल का नाम ऐसे लिखते 1s 2s। एंड अभी हम लोग बात करेंगे l का वैल्यू इज 1, मतलब p सबशेल के लिए कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3, तो 3 2p, करेक्ट। एंड n इज इक्वल टू 3 के लिए नंबर ऑफ सबशेल्स कितने थे, 3 बने थे, 0 1 एंड 2। अभी 0 सबशेल में कितना वैल्यूज रहेगा, ऑर्बिटल्स रहेगा 1, तो 3s। इस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल बनता है, करेक्ट। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3, तो इसको 3p दे देंगे। सेकेंड मतलब d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, 5, तो इसको नाम दे देंगे 3d, करेक्ट। 5 ऑर्बिटल वाला है ना, ये देखो 1 2 3 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आपको ये समझ रहा है कि क्या चल रहा है इधर। लाइक हम लोग ने शेल्स निकाला, उसके हेल्प से हम लोग ने नंबर ऑफ सबशेल्स निकाला। सबशेल्स में से हम लोग ने m के वैल्यूज जैसे -l टू +l लिखा, वो जितने वैल्यूज आ रहे हैं, अगर 3 वैल्यूज है तो उसका मतलब क्या, उनमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना, उस सबशेल में 3 है, तो अभी वो सबशेल इज p का हमेशा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 आएगा, d का हमेशा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 ही आएगा, एंड f का नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमेशा 7 ही आएगा। ये चीज़ याद ही रखो क्योंकि ये आपको आगे काम आ जाएगा, ये याद रहेगा तो। ओके, ये देखो इधर चार्ट भी बना है। s सबशेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमेशा 1 रहेगा, p के लिए हमेशा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 रहेगा, d सबशेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमेशा 5 रहेगा, एंड f सबशेल के लिए हमेशा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 7 रहेगा। एक बार हम लोग को सबशेल्स मिल गया 2s 2p। अभी हम लोग को उसमें कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे ये ढूंढने के लिए हमको m का वैल्यू चाहिए, करेक्ट। तो m का वैल्यू हम लोग ने 2s 2p था हम लोग के पास, तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स है वो हम लोग ने विद द हेल्प ऑफ सबका l का वैल्यू देख के उनका m का निकाल के नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाला। हम लोग को उससे पता चला कि s जिधर रहेगा ना उसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा, इसलिए हम लोग ने 1s में एक ही ऑर्बिटल बनाया, करेक्ट। वैसे ही n इज इक्वल टू 2 पे हम लोग को l का वैल्यू 2 मिला, उसमें हम लोग को पता चला 2s एंड 2p आर प्रेजेंट। तो 2s का मतलब क्या कि सेकेंड उस पर एक ही ऑर्बिटल है, 2s, s का मतलब ये इंडिकेट करता है कि एक ऑर्बिटल रहेगा, तो एक ऑर्बिटल 2s। अभी 2p मिला, तो 2p का p का मतलब क्या, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहेगा उस सब शेल में, तो 2p 3 ऑर्बिटल्स वाला बना दिया, वो 2p हो गया। वैसे ही हम लोग ने n इज इक्वल टू 3 का भी किया, इसमें हम लोग को 3 वैल्यूज मिला था l का, 0 1 एंड 2। तो हम लोग ने देखा s, अभी इसको हम लोग ने कैसे इंडिकेट किया था, 0 को s, तो 3s 3p एंड 3d, तो 3p 3s आया, तो 3s का मतलब क्या कि थर्ड शेल में एक ऑर्बिटल रहेगा, तो एक ऑर्बिटल बनाया। 3p का मतलब क्या, p मतलब क्या, 3 ऑर्बिटल्स शो करेगा, तो 3p हम लोग ने ऐसे किया। वैसे ही 3d किया, 5 ऑर्बिटल्स वाला। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी ये 2 फॉर्मूलाज है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n एंड फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l। ये आप डायरेक्टली क्वेश्चन को आया ऐसा बड़ा सा नंबर मतलब 1 2 3 4 के अलावा कोई शेल का पूछा या l का पूछा, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके। हर बार आप ये कंसेप्ट पूरा लगा के नहीं ढूंढ सकते। तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n नंबर ऑफ सबशेल्स कितना होगा, जितना n का वैल्यू उतने ही सबशेल्स होंगे। भले वैल्यू जो आएगा वो 0 टू n-1 होगा, बट नंबर कितना होगा, उतने ही होंगे जितने शेल का नंबर है, मतलब टोटल वैल्यूज कितने होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा, n का स्क्वायर, ये हम लोग ने ऊपर प्रूव किया था। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर n² ऑर्बिटल है तो 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। वैसे ही फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l से हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे ढूंढ सकते हैं, 2l+1, ये ऊपर हम लोग ने किया, भी क्वेश्चन भी किया सॉल्व जैसा एग्जाम्पल में। फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैसे ढूंढेंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब 2 इंटू 2l+1, 4l+2 भी लिख सकते हैं उसको।
अभी हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? इट टेल्स अबाउट द रोटेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। खुद के एक्सिस में जो रोटेशन कर रहा है ना, इसके बारे में ही बताता है। ये सॉल्यूशन नहीं है श्रोडिंगर इक्वेशन का, ये याद रखो। एंड वैल्यू ऑफ एस, दो ही वैल्यू हो सकता है, या +½ हो सकता है या -½ हो सकता है। +½ है तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, एंड -½ है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बस इतना ही बताता है, मतलब रोटेशन बताता है उस इलेक्ट्रॉन का उस एक्सिस में कि वो ऊपर पॉजिटिव क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसका रोटेशन इतना ही बताता है। +½ एंड -½ +½ क्लॉकवाइज बताता है एंड -½ एंटी क्लॉकवाइज बताता है, जिसको हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं एरो। एंड ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंड अभी हम लोग बात करते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? वो रोटेशन कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका कुछ तो मोमेंटम होगा, करेक्ट। तो उस मोमेंटम कितना होगा वो कैसे ढूंढ सकते हैं? S ब्रैकेट में S+1 h/2π। इसको और कैसे लिख सकते हैं? S+1, ये ऐसे भी लिख सकते हैं h, इसका ही मतलब ये होता है, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला है, हम लोग ने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला पढ़ा था। रूट में l+1 फिर से h/2π, इधर भी वही है, S+1 h/2π, ये याद रखना। अभी हम लोग बात करते हैं नोड्स। नोड्स क्या होते हैं? एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, मतलब एरिया और रीजन वेर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, मतलब ये उसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग नोड्स के बारे में बात करते हैं। नोड्स एंड एक्चुअली 2 टाइप का होता है, एक होता है रेडियल नोड्स और एक होता है एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स को हम लोग स्पेरिकल नोड्स भी बोलते हैं, एंड उनको हम लोग उनको ढूंढने का एक फॉर्मूला है, स्मॉल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो ध्यान रखते हैं। जैसे रेडियल नोड्स या स्पेरिकल नोड्स के लिए क्या है फॉर्मूला? n-l-1, ये किया तो हम लोग को रेडियल नोड्स मिल जाता है। एंड एंगुलर नोड्स तो बहुत ईजी है, डायरेक्टली जो वैल्यू l का है वही एंगुलर नोड्स का होगा। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो कि एंगुलर नोड्स में ये n पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड नहीं करता, बट रेडियल नोड्स में नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड करता है। तो आप इससे एक अंदाज लगा सकते हो कि रेडियल नोड साइज पे भी डिपेंड करता रहेगा। अभी वो कैसे करता है हम लोग शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ने के टाइम अच्छे से फोकस करेंगे। अभी रेडियल नोड्स कैसे, ऐसे स्पेरिकल नोड्स, अभी 2 शेल के बीच में, न्यूक्लियस और फर्स्ट शेल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है उसको बोलते हैं रेडियल नोड्स। एंड दूसरे 2 शेल के बीच में, लाइक ये और ये वाले शेल के बीच में ये वाला पार्ट जहाँ पे रेडियल नोड, यहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, उसको भी हम लोग रेडियल नोड्स बोल सकते हैं। और एंगुलर नोड्स क्या होते हैं? एंगुलर नोड्स आर लाइक जैसे हम लोग ये PY लेते हैं, अभी ये Y एक्सिस पर है, तो अभी जब हम लोग है ना इस पे X एक्सिस से या कुछ पास करेंगे तो ये जो मिडल वाला पॉइंट है ना जहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जैसे इधर भी देखो प्लस और पॉजिटिव, जैसे ये p ऑर्बिटल के लिए ऐसा बीच में से एक प्लेन पास किया तो वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिला, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि क्या अपना एंगुलर नोड्स है, वहाँ पे नोड कोई प्रेजेंट नहीं है, कुछ एंगल पे से हम लोग ने वो प्लेन को पास किया ना, तभी बोल देते हैं एंगुलर नोड्स है। एंड जो रेडियस के या स्पेरिकल नोड में आता है ना, मतलब रेडियस के इसमें आता है या स्पेरिकल सर्कल में, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेरिकल नोड्स या रेडियल नोड्स। आई होप ये सब क्लियर है। अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं, लाइक 4p दिया हुआ है, एंड हाँ टोटल नोड्स के लिए बहुत ईजी है, n-1 कर दो डायरेक्टली, ऐसा मत करते बैठो रेडियल नोड्स ढूंढा एंगुलर नोड्स ढूंढा उन दोनों को ऐड कर दिया, ये मत करते बैठो, डायरेक्टली टोटल नोड्स क्या करो n-1 करो तो फास्ट आंसर आएगा। अभी हम लोग ये देखते हैं रेडियल, इसमें n क्या है 4, l क्या है p के इक्वल, p कितना होता है 1, तो रेडियल नोड्स क्या आ जाएगा 4 - 1 तो कितना आ जाता है 2। एंगुलर नोड्स l के इक्वल तो 1 ही आएगा, एंड टोटल नोड्स कितना होगा n-1 मतलब 4 - 1 इज इक्वल टू 3। वैसे ये करते, इसमें n कितना है 3, l कितना है d के इक्वल, d मतलब 2, रेडियल नोड्स क्या आ जाएगा 3 - 2 - 1 तो आ जाएगा 0 रेडियल नोड्स प्रेजेंट है। एंगुलर नोड्स क्या है l के इक्वल, तो l कितना है 2, टोटल नोड्स कितना हो जाएगा n-1 तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2।
फाइव एफ के लिए, इसके लिए एन इज 5, एल इज इक्वल टू एफ मतलब 4, तो रेडियल नोड्स कितना हो जाएगा 5 माइनस, सॉरी ये 3 है, एफ का 3 होता है, 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 1। एंगुलर नोड कितना आएगा एफ के इक्वल जो है 3, टोटल नोड्स कितना आएगा 5 माइनस 1 जो है 4। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स और क्लियर होंगे, हम लोग जैसे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे ना तो और क्लियर होंगे। एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स आई थिंक क्लियर हो गया रहेगा, एंगुलर नोड्स थोड़ा प्रॉब्लम रहता है समझने को। एंगुलर नोड इतना समझो कि एक प्लेन से हम लोग ने एक नोडल प्लेन पास किया हम लोग ने, एंड उधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिला, इसका मतलब वो दैट प्लेस इज कॉल्ड एंगुलर नोड, एंड एंगुलर नोड हमेशा जितना एल है उतना ही रहेगा। तो हम लोग और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसे पहले, इससे पहले ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है, 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहाँ पे जैसे नोड इज क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, वैसे ऑर्बिटल क्या होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस इज लाइक 100%। एंड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखता है, साई एन एल एम ऐसे रिप्रेजेंट करते। तो अभी इधर दिया है साई 420, तो इसमें n क्या हो गया 4, l क्या हो गया 2, m क्या हो गया 0, करेक्ट। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n 4 है, l 2 है, m 0 है, इसका मतलब 4d है, करेक्ट। हम लोग ये तो इससे ही बता सकते हैं, इसका तो ज़रूरत भी नहीं है। अगर इधर दिया है 310 तो कैसे, n इज 3, l इज 1, m इज 0, तो l 1 है मतलब p सबशेल है, तो क्या लिख सकते हैं 3p, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग आते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है, एक इज फर्स्ट इज एस सबशेल, फर्स्ट सबशेल के बारे में जिसका एल इज 0, करेक्ट। ये एक तो स्पेरिकल होता है शेप में, एंड इसमें किधर से भी प्लेन पास करो, इधर से पास करो, इधर से पास करो, तो हमेशा इसका नो नोडल प्लेन, मतलब कोई भी प्लेन पे से प्लेन पास करो तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ पे किधर भी नोडल प्लेन आएगा ही नहीं। नोडल प्लेन मतलब, नोडल प्लेन को एक तरह से हम लोग एंगुलर नोड भी बोल सकते, बट वो क्या बोलते हैं, डी का एक ऑर्बिटल के लिए थोड़ा नहीं जमता वो, पर हम लोग नोडल प्लेन और एंगुलर नोड को ऑलमोस्ट सेम बोल सकते कि एक प्लेन से हम लोग ने पास किया, एक प्लेन पास किया, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो उसको बोल देंगे नोडल प्लेन, एंड वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसको बोलेंगे वहाँ पे नोडल प्लेन नहीं है। जैसे एस सबशेल पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, वहाँ से किधर से भी नोडल प्लेन पास करो तो वो उधर ये इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए एस सबशेल में नो नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट। तो अभी हम लोग एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड देखते हैं। 1s में कितना होगा, एस एल देखते हैं, एंगुलर नोड के लिए एल देखते हैं सिर्फ, तो ये एस क्या होता है 0 0 0 0 सब जगह। एंड रेडियल नोड 1 माइनस 1 सॉरी n माइनस l माइनस 1, करेक्ट, n माइनस l माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 माइनस 1 0, 2 के लिए 2 माइनस 0 माइनस 1 1, 3s के लिए 3 माइनस 0 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा, एंड 4s के लिए 4 माइनस 0 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि रेडियल नोड्स विथ इंक्रीजिंग ऑर्बिट्स इंक्रीज हो रहा है, बट एंगुलर नोड नहीं होता, बिकॉज एंगुलर नोड नोडल प्लेन पे डिपेंड करता है। तो ये एक देखो एक एग्जांपल भी है, जैसे नोडल प्लेन, इधर में आप किधर से भी प्लेन पास करो तो पॉसिबल नहीं है नोड मिलना, इधर भी आप किधर से भी प्लेन पास करो, ऐसे ऐसे हर जगह इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा। इसका मतलब क्या, वहाँ पे नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं हो सकता, अपना एस सबशेल में कोई एंगुलर प्लेन या नोडल प्लेन नहीं मिलेगा हम लोग को कभी भी, बट विथ इंक्रीजिंग शेल्स हम लोग को नंबर ऑफ नोड्स भी, रेडियल नोड्स इंक्रीजिंग दिखता है ऑफ कोर्स। वैसे ही पी सबशेल अभी हम लोग कैसे, पी सबशेल मतलब L इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो इसका M क्या आएगा -1 0 +1 जो कि इधर लिखा है, करेक्ट। तो ये -1 0 एंड 1 का है ना कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट, मतलब ऐसा नाम दे के रखा है, नाम बोल सकते, -1 को px बोल सकते, 0 को pz एंड 1 को py। अभी -1 और -x से इंटरचेंजेबल है,
बट पी जेड हमेशा जीरो ही रहेगा। ये है ऐसा, ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में और क्लियर समझेंगे, बट अभी के लिए समझ लो। ओके, इधर भी लिखा है देखो, पी जेड हमेशा जीरो, प्लस माइनस पी एक्स पी वाई कुछ भी हो सकता है। एंड शेप ऑफ पी सबशेल इज डम्बल शेप्ड। एंड अभी हम लोग ने एक एक पी एक्स पी वाई पी जेड ड्रॉ किया। अभी पी एक्स ड्रॉ किया हम लोग ने, और कैसे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, करेक्ट। तो हम लोग ने ना वाईजेड प्लेन से एक वाईजेड प्लेन में से एक शीट पास किया। वो शीट पास किया तो उस पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आया, तो हम लोग बोल सकते हैं वो नोडल प्लेन है, करेक्ट। तो वन नोडल प्लेन प्रेजेंट वाईजेड प्लेन पे, उसको ही हम लोग एंगुलर नोड भी बोल सकते हैं। जैसे किधर से, वाईजेड मतलब इधर से हम लोग ने पास किया तो कोई नोड नहीं आया, इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे नोडल प्लेन है प्रेजेंट। वैसे ही पी वाई, वहाँ पे भी हम लोग ने पी वाई एक एक्सिस पे है, इस बार हम लोग ने एक्स और जेड से मिलके एक प्लेन पास किया, इधर एक्स और जेड से मिलके ऐसा प्लेन पास किया, तो वहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आया, तो इसका मतलब क्या, एक नोडल प्लेन इधर भी प्रेजेंट है एक्स वाई। फिर चेक किया पी जेड एक्स जेड से भी पास करके, पर वहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन्स आया, इसके वजह से वहाँ पे नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस पे तो ऑलरेडी वो पूरा ऑर्बिटल है, करेक्ट। तो अभी एक्स वाई से करोगे तो वहाँ पे आपको प्लेन ही, नोडल प्लेन ही मिलेगा हमेशा। थोड़ा लॉजिक लगाओ, एक्स एक्सिस पे ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वाई जेड से कुछ भी पास करो वहाँ पे हमेशा नोडल प्लेन ही आएगा। बट एक्स जेड से या एक्स वाई से करोगे तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स आ ही जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में इज द ऑर्बिटल। वैसे ही पी जेड का भी हम लोग ने किया, यहाँ पे हम लोग ने एक्स वाई प्लेन से पास किया, तो नोडल प्लेन हम लोग को मिला, क्योंकि ये वाई जेड एक्सिस पे ऑर्बिटल वाज प्रेजेंट। अभी इसका एंगुलर नोड्स और इसका रेडियल नोड्स देखते, तो 2p, इसका एंगुलर नोड्स मतलब l, तो 2p l मतलब 1 1 1 1, सबका 1 आएगा, और इसका सब में नोडल प्लेन भी 1 है, तो ऐसा बोल सकते हैं एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू नोडल प्लेन्स। रेडियल नोड्स कैसे, n माइनस 1 l माइनस 1, करेक्ट। अभी 2 माइनस 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 0। 3p, तो 3 माइनस 1 माइनस 1 1। 4p, 4 माइनस 1 माइनस 1 2। 5p, 5 माइनस 1 माइनस 1, तो 3 आ जाएगा, करेक्ट। तो आप देख रहे हो रेडियल नोड्स इधर भी बढ़ता जा रहा है। अभी ये कैसे, अगर ये एक्स एक्सिस पे ऐसे प्रेजेंट था, ये था 2p, करेक्ट। अभी 3p क्या रहेगा, ऐसे प्रेजेंट रहेगा, तो ये जो बीच का पार्ट है ना, ये नोड बन गया, तो ये एक तरह का रेडियल नोड ही है, करेक्ट। तो इसके वजह से रेडियल नोड्स विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है, बट एंगुलर नोड हमेशा सेम रहेगा। इसमें भी आप एंगुलर नोड निकालो, तो ऐसे बीच में से पास करेंगे वाई जेड प्लेन से, तब भी नोडल प्लेन मिलेगा, एक ही मिलेगा हमेशा, ये याद रखना। अभी हम लोग आते हैं डी सबशेल। डी सबशेल मतलब एल इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 2 का एम का वैल्यूज लिखा, तो क्या आएगा -2 -1 0 +1 +2, करेक्ट। अभी हम लोग ने ना नाम दे दिया, अभी -2 -1 0 +1 +2 का नाम दे दिया, एंड इसमें एक स्पेसिफिक है, 0 के लिए dz² ही आएगा, एंड +1 -1 के लिए dzy या zx आएगा। ओके, z प्रेजेंट ही रहेगा उसमें, ये याद रखो, z² 0, एंड जिधर एक z प्रेजेंट है उधर +-1, एंड जिधर कुछ भी z का वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, लाइक dx² - y² एंड dxy, तो वहाँ पे +2 -2 आएगा। ये याद रखो अच्छे से, देन ही आपको क्लिक होगा। और ऐसे क्वेश्चंस है, मैं लाई भी हूँ, हम लोग करेंगे। एंड पता है ये पांचों ऑर्बिटल्स में ना सेम एनर्जी रहता है, तो हम लोग इसको डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं। एंड इनका शेप इज डबल डम्बल शेप, लाइक दिस, दो डम्बल होते हैं एंड ये शेप बनता है। तो अब हम लोग बात करें dxy में एक्स वाई दिया है, मतलब ये कौन से जेड एक्सिस वाले में उसमें ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे अभी देख भी पा रहे हो कि ये जेड एक्सिस में प्रेजेंट है ऑर्बिटल्स, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो जब भी हम लोग वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से प्लेन पास करेंगे तो हम लोग को नोडल प्लेन्स मिल सकता है, मतलब 2 नोडल प्लेन मिलेगा, एंड डी जेड वाई एंड डी वाई जेड भी सेम ही है। ओके, अभी हम लोग आते हैं dx² - y², इसका है ना स्पेशलिटी है, जो 3 ऊपर वाले है ना, ये एक्सिस से पास नहीं करते, बट dx² - y² या dz² दोनों एक्सिस से पास करते हैं। जैसे इधर देख सकते हैं कि ये y
एक्सिस से पास कर रहा है एंड दिस एक्स एक्सिस से पास कर रहा है। तो इसमें भी हम लोग जब पॉजिटिव एक्स जेड एक्सिस से और नेगेटिव जेड एक्सिस से प्लेन पास करेंगे तो हम लोग को नोडल प्लेन मिल जाएगा। ओके, एंड डी जेड स्क्वायर एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस। ओके, इसमें ना जो एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिंग। ओके, एंड ये जो ऑर्बिटल दिख रहा है ना वो जेड एक्सिस में प्रेजेंट होगा। तो इधर है ना, किधर से भी आप प्लेन पास करोगे नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। तो मैं वही बोल रही थी, इधर वो एंगुलर नोड वाला कंसेप्ट थोड़ा नहीं बैठता सिर्फ ये एक ऑर्बिटल के लिए, बट दूसरे सब के लिए ओके। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हम लोग ने एस शेप पढ़ा, पी सब शेल पढ़ा एंड डी सब शेल पढ़ा। इसके बारे में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में और डिटेल में पढ़ते, बट अभी के लिए शेप्स जान लो एंड उसके स्ट्रक्चर्स जान लो एंड किधर किधर से नोडल प्लेन कितने पास, मतलब एस एक्सिस में एस सब शेल में 0 नोडल प्लेन्स होगा एंड रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स का तो फॉर्मूला है डायरेक्टली। पी सब शेल में एक नोडल प्लेन पास होगा हर उसमें से एंड उसका भी डबल शेप्ड होता है एंड रेडियल नोड एंड उसका फॉर्मूला डायरेक्टली उससे करो। एंड डी सब शेल में हम लोग ने स्पेशल केस पढ़ा कि डी जेड स्क्वायर वाला दूसरा सबका नॉर्मल 2 नोडल प्लेन पास होगा एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर दोनों एक्सिस से पास होगा। दूसरा 3 है वो बिटवीन द एक्सिस से पास होगा एंड इनमें 2 नोडल प्लेन होगा, दूसरा रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ एंड हाँ ये चीज़ अच्छे से याद रखो कि जेड स्क्वायर जेड कभी भी आया ना, अभी इधर डी जेड स्क्वायर पे 0 है। पी वाले केस में हम लोग ने देखा कि पी ये था पी जेड जिधर भी आ रहा है वो 0 था, करेक्ट है। इधर डी जेड स्क्वायर है वो 0 है। इसमें भी डी वाई के साथ जेड है एंड एक्स के साथ जेड है ना, तभी +1 या -1 होगा, बट जहाँ पे एक्स वाई है ना सिर्फ वहाँ पे +-2 चलता है। ओके, ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन है आ सकता है मतलब। एंड इसका डबल शेप्ड है फिगर। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जन ये मिस कर देते हैं, ये सिखाते ही नहीं है, बट है ना इस पर क्वेश्चन आता है, हर टेस्ट में आएगा आपके। सो आप एक बार देख लो ये द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो एनर्जी है ऑर्बिट्स का पढ़ा था हम लोग ने। ये चीज़ कंफ्यूज मत करना, इधर ऑर्बिटल्स का दिया हुआ है, हम लोग ने पढ़ा है वो ऑर्बिट का शेल का है। उसमें क्या था कि विथ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड था, करेक्ट, जो हम लोग ने ऑर्बिट्स के लिए पढ़ा था। बट यहाँ पे ऑर्बिटल्स के लिए पूछा ना तो वो डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, मतलब ऑर्बिटल्स के लिए E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड और ये ऑर्बिट्स के लिए। ओके, तो है ना इसमें हर टाइम ये एग्जाम्पल वाला यही क्वेश्चन देंगे आपको। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज सबसे कम तो उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम में हम लोग अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता है तो ये तीनों एक दूसरे के नीचे आते हैं फर्स्ट ग्रुप में, करेक्ट। तो उसमें लिथियम का एटॉमिक नंबर इज सबसे कम, हाइड्रोजन से ज़्यादा है बट 3 है। Na का कि इज 11 एंड पोटेशियम का इज समथिंग 19 वगैरह 20 कुछ है, राइट 19 है। तो आप देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर इन तीनों का इसका बड़ा है बट इसका एनर्जी कम है। बट अगर आप ऑर्बिट्स का एनर्जी वाइज देखो तो इसका एनर्जी ज़्यादा है, बट हम लोग ऑर्बिटल का एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं इधर। तो ये ध्यान रखना प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब लोग मिस कर देते, बट ये क्वेश्चन आ सकता है, आज तक आया नहीं है बट आ सकता है। प्लीज़ अच्छे से देख लो ये वाला पार्ट। अभी हम लोग आते हैं सबसे लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एप्लीकेशन है क्वांटम नंबर का। इसमें क्या, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन एन एटम इन अ स्टेबल फॉर्म बेस्ड ऑन एफबाउस प्रिंसिपल, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन एनर्जी लेवल, एनर्जी इंक्रीज स्टेबिलिटी डिक्रीज, ये तो पता है सबको। तो हम लोग है ना बेसिस ऑफ एनर्जी कैसे फीलिंग होता है इलेक्ट्रॉन का वो देखते। ओके, इस प्रिंसिपल में हम लोग को एक तो बात क्या होता है, गिव्स अ सीक्वेंस इन विच वेरियस सबशेल आर फिल्ड अप डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज ऑफ ऑन वेरियस शेल्स। मतलब एनर्जी के बेस पे हम लोग फिलिंग करते हैं सब ऑर्बिटल्स का, सबशेल्स का, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फीलिंग होता है, बस यही बताया इधर। सबशेल ऑफ मिनिमम एनर्जी इज फील्ड फर्स्ट, जिसका एनर्जी मिनिमम है उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, ये चीज़ सही है। तो वो एक तो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा एंड उसका मिनिमम एनर्जी है इसलिए उसका फीलिंग सबसे पहले होगा
एंड जिसका मैक्सिमम एनर्जी है ना उसका फीलिंग लास्ट में होगा। कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बेस्ड ऑन n+l रूल, ये ध्यान रखना। तो अभी हम लोग ये देखते हैं, इधर 1s, फिर 1s के बाद फीलिंग होता है 2s का, 2s के बाद होता है 2p का, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद होता है 4s का। अभी आप बोलोगे 3d क्यों नहीं होता, आप ही देखो 4s एंड 3d दोनों का n+l निकालो, इसका 4 आएगा, 3 + d इज 5, तो इसका एनर्जी कम है ना, करेक्ट। तो ये फर्स्ट फील होगा। एंड 3p एंड 4s का सेम है, बट 4s का एनर्जी ज़्यादा होगा बिकॉज n इज ग्रेटर, तो 4s बाद में आया, देन 3d, देन 4p, 5s, वैसे ही 4d। अभी इसका ये समझने के लिए हम लोग को एक शॉर्टकट है वो देखते हैं, एंड देन हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग है ना इसका शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट कैसा है देखो, s, sp, sp, sdp, sdp, sfdp, sfdp और फिर से s, मतलब आपको एक एक ऐड करते जाना है 2 के बाद, ओके। अभी हम लोग इसके नंबर्स लिखते हैं, कैसे आ जाएगा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इधर तक तो सेफ है। फिर आ जाएगा 4s, करेक्ट। अभी देखो s रिपीट हुआ, इसका मतलब 3s फिर से तो नहीं आ रहा, इसका मतलब 4s ही आएगा। फिर d आया तो 3 कंप्लीट नहीं हुआ था, 3d, फिर आ जाएगा 4p, फिर 5s, 4d, करेक्ट, ये 5p, फिर आ जाएगा 6s, ये आ जाएगा 4f, करेक्ट, ये आ जाएगा 5d, ये आ जाएगा 6p, फिर आ जाएगा 7s, 5f, 6d, एंड इधर आ जाएगा अपना 7p एंड 8s। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, बहुत अच्छे से समझाओ आपको। हम लोग को 8s तक ही जानना है इस बराबर, इससे ज़्यादा अपने को ज़रूरत नहीं है। सो मेरे हिसाब से आपको समझा होगा। फिर से एक बार लिखते हैं, क्या आ जाएगा sp, sp, sdp, sdp, sfdp, sfdp और लास्ट में फिर से s। अभी इसमें नंबर्स लिखते हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, अभी d, 3d, फिर 4p, ऐसे देखने का। sp मतलब पहले 4s कंप्लीट हुआ, उसके बाद 4p होगा एंड देन ही 4d होगा। तो आप देख सकते हो कि इधर डायरेक्टली 4s के बाद 4d तो नहीं आएगा, 4p आना चाहिए, तो p, फिर से अभी 5s आ जाएगा, अभी d है तो 4d बाकी है, 5p, ये क्या है s, 6s, f मतलब अभी देख सकते हो कि p का d कंप्लीट नहीं हुआ एंड 4 का d कंप्लीट हो चुका है, मतलब क्या आ जाएगा 4f आएगा, 5d आएगा, ये 6p आएगा, ये 7s, ये आ जाएगा 5f, ये आ जाएगा 6d, ये आ जाएगा 7p एंड ये 8s। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ये 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आपको खुद ब खुद आ जाएगा। अभी हम लोग है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे पहले ना एनर्जी लेवल फॉर मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। अभी ऊपर हम लोग ने बात किया था, तभी मैंने बताया था मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के बारे में बताऊँगी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, इसमें ना फर्स्ट एनर्जी लेवल पे 1s, उधर ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सब में तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इसमें ना 4th एनर्जी लेवल, 3rd एनर्जी लेवल, 2nd एनर्जी लेवल इक्वल रहेगा, मतलब 4th एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा 3rd एनर्जी लेवल से, 3rd एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा सेकंड से, एंड सेकंड से फर्स्ट। ये हम लोग ने बोर एटॉमिक मॉडल में भी पढ़ा। हम लोग ने उसमें क्या मोस्टली मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में ही पढ़ा था। उसमें क्या था, हर ऑर्बिट के साथ एनर्जी इंक्रीज होगा, बट मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में है ना जो सबशेल्स है ना, उसके ऊपर कुछ सबशेल्स का एनर्जी इक्वली होता है। ये याद रख लो, ये समझ लो, सबशेल्स का एनर्जी हमेशा इक्वल ही रहेगा मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है सबशेल्स पे डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ एनर्जी लेवल शेल्स पे ही, मेन जो शेल्स है ना ऑर्बिट्स है उन पे ही डिपेंड करता है, एंड उनका एनर्जी उस पर ही हम लोग ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेल्स ओनली। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अभी हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कैसे लिखते हैं। अभी एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन, तो अभी हम लोग को इतना पता चल गया रहेगा कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं। पी में कितने ऑर्बिटल्स थे, 3 ऑर्बिटल्स थे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 6। वैसे ही डी में 5 ऑर्बिटल्स थे, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, करेक्ट। एफ में कितने ऑर्बिटल्स थे, 7, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 14। तो ये इसका लिमिट है, हर उसमें इतना ही भरेगा, तो हम लोग उस हिसाब से अभी देखते हैं। हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, करेक्ट, तो 1s1, करेक्ट।
फिर हीलियम में देख सकते हैं कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये हम लोग ने पढ़ लिया है, अभी ऐसे मत करो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, He4 2, ये हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s2, 2 ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट हो गया, करेक्ट। फिर आएगा लिथियम, इसमें क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आ जाएगा 1s2 तो कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल है ना वो फिल होने स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट कौन सा है 1s के बाद 2s, तो 2s का 1 इलेक्ट्रॉन भरा देखो इधर। फिर बेरिलियम का 1s2 एंड 2s2, क्योंकि बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, करेक्ट, तो वो फर्स्ट ऑर्बिटल तो पूरा भरा ही, 1s ही पूरा भरा एंड 2s भी उसने पूरा भर लिया। बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 1s2 पूरा भरेगा, वैसे 2s2 पूरा भरेगा एंड देन 2p1 एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिटल, 2s के बाद कौन सा नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है इस 2p, करेक्ट। ये देखो एनर्जी लेवल फिलिंग का वही तो हम लोग अभी इतना देर से कर रहे कि इसी वे में फिल होता जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही फिल होता जाएगा, ये बीच में इधर जाएगा बीच में इधर जाएगा ऐसा नहीं होता, ये एनर्जी मिनिमम एनर्जी पे पहले फिल होगा देन मैक्सिमम एनर्जी पे होगा, तो ये एक एनर्जी लेवल है और इस हिसाब से फीलिंग होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ये याद रखना। वैसे ही कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, करेक्ट, तो 1s2 2s2 एंड 2p, p ऑर्बिटल का 2p ऑर्बिटल का 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेगा। अभी आपको ये ना डायग्राम वे में चाहिए तो हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, अभी पहले 5-6 का हम लोग डायग्राम वे में भी सीख सकते हैं। ये देखो इधर अभी हम लोग बात करें कार्बन का, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट, तो ये 1s 2s 2p, तो इसमें हम लोग भरेंगे कैसे, एक तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें भी 2 आ गए, फिर क्या बोला है 2p2, तो इसमें 2। अभी रूल्स कैसा है ना ये फीलिंग का हम लोग आगे सीखने वाले, अभी के लिए हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे हैं, उसको कैसे लिखना वो सीख रहे हैं, ओके। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर कि अभी आप बोलोगे कि p में लास्ट कितना फिल हो सकता है वो देखते, 2p6 है ना, ये देखो 2p6, इसमें क्यों 6, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स है, हर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते, तो नियॉन में पूरा 2p6 भर जाएगा, समझाइए। वैसे ही फिर सोडियम में नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल स्टार्ट होगा जो है 3s, उसमें 1 आ जाएगा, वैसे ही करते करते अभी हम लोग आ जाते सल्फर पे देखेंगे तो इसमें 3s भी भर चुका है, इधर 3p4 चालू है, इसमें देखो मैग्नीशियम पर ही 3s2 भर चुका है, फिर कैल्शियम फिर देखेंगे कि 5 6 एंड इधर कंप्लीट हुआ तो फिर से 4s, एक आगे वाला स्टार्ट हो गया, तो इधर 1 2 ये कंप्लीट हो गया, 4s2 कंप्लीट होने के बाद कौन सा आता है 3d आता है। अब भी हम लोग ने एनर्जी लेवल्स देखा, ये देखो 4s के बाद 3d आता है, तो अभी 3d भरने को स्टार्ट होगा, फिलिंग होने को स्टार्ट होगा, तो 3d 1 2 3 एंड अभी है ना इधर एंड लास्ट वाले में ध्यान से देखना कि इधर हम लोग क्या किया है, अभी इधर क्रोमियम में ना जो लास्ट वाला 2 हम लोग लास्ट का लिख रही हूँ 3d 5 एंड 4s 1 है, ऐसा क्यों है, नॉर्मली तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर तक तो वेनेडियम तक 4s2 भर चुका है, फिर इधर क्यों ऐसे खाली हुआ, क्योंकि ऐसे नॉर्मल वे में 3d 4 4s2 होता, बट जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन इधर पास कर देंगे ना तो ये बहुत स्टेबल हो जाएगा, इसके वजह से स्टेबिलिटी के लिए इधर इलेक्ट्रॉन पास हुआ, ये याद रखना क्रोमियम वाला एग्जाम्पल, ओके। एंड वैसे ही कॉपर में हम लोग देख पा रहे कि इधर 3d 8 है एंड 4s2 है, तो नेक्स्ट में क्या आना चाहिए था नॉर्मली 3d 9 एंड 4s2, बट ऐसा नहीं है, और क्या है 3d 10 और 4s1 है, इधर भी सेम चीज़ हुआ, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ताकि ये स्टेबल हो जाए, तो कॉपर एंड क्रोमियम याद रखना। अभी के लिए यही 2 क्वेश्चंस आपको आएंगे, बट जैसे जैसे आप डी ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ोगे तभी जहाँ पे एम्बिग्विटी आ रहा है, ऐसा कन्फ्यूजन वाले आ रहे हैं, वहाँ पे हम लोग सीखेंगे, ओके। तो अभी के लिए क्रोमियम एंड कॉपर याद रखना ही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए, अभी स्टेबिलिटी के लिए ना अभी फुल अभी पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल एंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये हम लोग सीख रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में और सीखेंगे नीचे, बट अभी के लिए जान लो कि फुल फील्ड ऑर्बिटल या हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये ज़्यादा स्टेबल है देन थोड़ा बहुत फील्ड ऑर्बिटल या 6-7 पे फील्ड ऑर्बिटल है ना, उससे ज़्यादा स्टेबल इस 5 पे फील्ड ऑर्बिटल, बिकॉज वो हाफ है तो उसमें वो स्टेबिलिटी आता है। ये क्यों आता है ये हम लोग नीचे पढ़ने वाले, बट अभी के लिए क्रोमियम एंड कॉपर का याद रखो कि एक्चुअल में होता ये है बट आता क्या है ये,
कॉपर में भी एक्चुअल में होना ये चाहिए था, बट आया ये क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए। एक्सेप्शन है ये दोनों, याद रखना ही पड़ेगा। अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस देखते हैं। इधर z इज इक्वल टू 110। 110 मतलब z का मतलब क्या, एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन्स होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अभी हम लोग है ना 1110 का, इतने बड़े नंबर का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैसे लिखते हैं देखो, पहले तो 1s2 आएगा, इसके हेल्प से लिखो। एनर्जी कैसे फील होता जाएगा इसके हेल्प से लिखो, कुछ अपना दिमाग लगाना नहीं है, ये हेल्प लो एंड लिखो। फिर 2s2 आ जाएगा, इससे कितना 4 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, अभी तो बहुत है तो अभी लिखते हैं थोड़ा। 2p6 हो जाएगा कवर, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो गया। 2 + 2 + 6 10, करेक्ट। अभी और 100 चाहिए तो आ जाएगा 3s2 12, 3p6 18, फिर आ जाएगा 4s2 20 हो गया, अभी और 90 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है। फिर आएगा 3d10। 10 क्यों अभी आप बोलोगे, क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल्स रहता है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो सकता है। तो ये देख के, अब p रहेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, s रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, एंड d रहेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, एंड f रहेगा ना तो 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है एक ऑर्बिटल में। एक ऑर्बिटल में 2 आएगा, बट पूरा f सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट। तो ये अभी कैलकुलेट किया तो कितना हो गया, ये 10 20 30 कवर हो गया, 80 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए तो 4p6, फिर आ जाएगा 5s2, फिर 4d10। तो अभी कितना हो गया कवर, 40 + 48 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो गया, और चाहिए हम लोग करते 4d के बाद है 5p क्या हो जाएगा 6s2 हो जाएगा, करेक्ट। फिर आ जाएगा 4f14, f है इसलिए 14 लिखा। तो अभी कैलकुलेट करो कितना हुआ, इधर 10 हुआ था, 20 30 और ये 40 प्लस ये 48 50 प्लस 56/14 60 70 हो गया। तो और कितना चाहिए, 40 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है, तो कवर करते 5d10 हो जाएगा। तो अभी 80 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अभी कितना 30 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है, और तो 6p6 7s2 5f14। तो ये कितना हो गया, ये 20 हुआ, तो कितना 80 हुआ था ना, 80 प्लस 20 100 हो गया, 100 में 2 ये आ गया तो 102 हो गया, और 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग को चाहिए। तो SF इसके बाद क्या है 6d है, तो 6d10 लेंगे तो 112 हो जाएगा। तो 6d10 नहीं लेके हम लोग लेंगे 6d8, तो प्रॉपर ये आएगा। अभी कैलकुलेट करो, देखो ये 10 ये 20 ये 30 ये 40 ये 48 ये 50 हो गया था, ये इसको जोड़ के 60 एंड 70 80 और ये 20 100 हो गया था, फिर 2 102 एंड हम लोग को 110 के लिए और 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो नेक्स्ट कौन सा था 5f के बाद 6d, तो 6d में हम लोग सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी नेक्स्ट 55, z इज इक्वल टू 55, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, करेक्ट। ये कितना हो गया, ये 10 20 30 38 प्लस ये 4d10 हो गया 48 के बाद और हम लोग को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 नहीं 5 प्लस 2 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 5p6 तो हो जाएगा 54, अभी 54 तो 6s कितना हो जाएगा 1, 6s कितना लगेगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो हम लोग स्टार्टिंग बराबर लिख सकते हैं, फिर एंडिंग में आने के टाइम हम लोग को देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, उतना ही लिखना पड़ेगा। ओके, ये ध्यान रखना है अच्छे से। एक बार काउंट लग 20 30 38 48 प्लस 6 इज 54 एंड 155। अभी ये ना 84 एंड 113 हम लोग थोड़ा अलग मेथड से लिखेंगे, देखते चलो। ये ना हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इनका एक स्पेशलिटी है। लाइक हम लोग है ना, इसको हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन्स 2 रहता है, तो इसको 1s2 लिख सकते हैं, करेक्ट। वैसे ही नियॉन में होता है 1s2 2s2 एंड 2p6, पूरा कवर होता है 2p6, करेक्ट। वैसे ही आर्गॉन में 3p6 तक पूरा कवर होगा, क्रिप्टॉन में 4p6 तक, जेनॉन में 5p6 तक एंड रेडॉन में 6p6 तक। तो है ना, इसमें हम लोग अगर अभी इधर आते
हम लोग को लिखना है लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम के बाद 2s1, मतलब हीलियम में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो एंड प्लस जो ऐड हुआ लिथियम में वो। अभी आप बोलो इसका लिखे थे फॉस्फरस का, तो अभी देख सकते हैं 2p6 तक तो नियॉन वाला ही है, तो ऐसे लिखेंगे नियॉन ब्रैकेट में 3s2 एंड 3p3। तो जो ऐड एक्स्ट्रा हो रहा है ना वो ऐड करेंगे, एंड जो नियॉन के जितना है ना वो ऐसा ब्रैकेट में नियॉन करके लिख देंगे, क्योंकि नियॉन इज फुलफिल्ड ऑर्बिटल, तो हम लोग वो लिख सकते हैं एज अ रिप्रेजेंटेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक आ जाएगा जैसे एर्गॉन का, ये देखो ये 3p6 तक है, तो ये हम लोग नीचे का सब है ना ऐसा लिख सकते हैं, आर्गॉन के बाद 4s1, आर्गॉन के बाद कितना है 3p6 तक, तो 3d7 और 4s2, वैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल्स है ना, हम लोग वैसे ही लिखेंगे। 84 है, z इज इक्वल टू 84 है, तो किसके नज़दीक लग रहा है 54 के, बिकॉज 86 तो ज़्यादा है उससे, तो माइनस में तो नहीं लिख सकते, ऐड लिख सकते, तो 54 लिखेंगे। जेनॉन, तो जेनॉन किधर तक कवर हो रहा है देखो 5p6 तक, तो 5p तक कवर हो गया, तो इसके आगे से लिख सकते 6s2 कितना हो जाएगा 56 प्लस ये 56 है ना 54 है, 54 प्लस 2 56, फिर हम लोग लिखेंगे 4f14। अभी 56 प्लस 14 कितना हो जाता है 60 एंड पूरा 10 60 एंड 10 70 हो जाएगा, 70 हो गया। अभी हम लोग को और 14 चाहिए, तो 5d10 लिख दिया, तो 80 हो गया करेक्ट। अभी आप देखो 6p6 लिखेंगे तो 86 हो जाएगा, बट हम लोग को 80 चाहिए तो 6p4 लिख देंगे। वैसे ही 113 का करते, 113 के लिए कौन सा नज़दीक है, रेडॉन वाला ही, तो रेडॉन RN लिख सकते, एंड देन वैसे ये होमवर्क करो। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ऐसे भी लिखा हुआ आएगा तो आपको ये नोबल गैस वाले तो आप है ना ऐसा याद ही रखो, पहले तो 3 तो अच्छे से याद रखो, दूसरे 3 है ना इनका ये नंबर्स याद रखो, तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुरंत बना सकोगे। ओके, या फिर ये भी नंबर याद है 36 54, तो आपको पता है 84 मतलब 54 पे जेनॉन आएगा, उसके बाद वाले नंबर्स तो आप वो भी इजीली कर सकते हो। एंड याद रखना ये हमेशा है ना फर्स्ट वाला इज 1s2 पे ख़त्म होता है, बट नियॉन से हमेशा 2p6, फिर नेक्स्ट आर्गॉन 3p6, फिर क्रिप्टॉन 4p6, जेनॉन 5p6 एंड रेडॉन 6p6, ऐसे ही एंड होता है। तो ये भी याद रख सकते हो, तो आपको ये शॉर्टकट भी लगाना ईजी हो जाएगा। तो अभी हम लोग ये हंट्स रूल, अभी है ना ये मेन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ हम लोग बॉक्स में फिलिंग करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स का, उसके बेस पे। तो ये रूल क्या बताता है कि दिस रूल्स डील विद अ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स belonging to the same subshell, that is orbitals of equal energy called degenerate orbit। एक तो ये एक ही पहले क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही पहले एनर्जी के सबशेल्स में भरेंगे, लाइक px py pz, पहले ही px में भरा एंड देन dx में भरा, तो ये नहीं चलेगा। पहले एक सबशेल के एनर्जी सेम एनर्जी रहता है तीनों का, तो तीनों में से किसी का भी फर्स्ट हम लोग भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। बट ये बोल रहा है कि इट स्टेट्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल टू दैट सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन इन इट सिंगली ऑक्यूपाइड। मतलब एक बार में ये अगर 2p है तो p में 3 ये है, 3 ऑर्बिटल्स है, तो जब तक तीनों को ना मिल जाए ना तब तक हम लोग उनका सेकेंड पेयरिंग नहीं कर सकते। तो अभी इधर देखो एग्जाम्पल्स दिया है, ऐसा किया ना तो चलेगा, पहले हम लोग ने ऑपोजिट्स वाले डाल दिए तो भी चलेगा, इधर डाला चलेगा, क्योंकि इन तीनों का और एनर्जी सेम है px py pz, तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स उसको ही बोलते हैं, इन तीनों का एनर्जी सेम है, तो तीनों में से आप किसी में भी पहले डाल सकते हो। इसमें ऐसे डाला ये भी चलेगा, बट इधर आपने ऑपोजिट स्पिन डाला तो नहीं चलेगा। ओके, या फिर ऐसे किया, ये भरा एंड देन इसको ये किया, तो ये भी नहीं चलेगा। ओके, अभी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, ये क्या बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन में 2 सेट्स ऑफ मतलब दोनों का क्वांटम नंबर का सेट्स अलग होना चाहिए। अभी एक ऑर्बिटल में उसका इसमें n1s है, तो इसमें n इसका 1 है, l क्या है, s मतलब s है मतलब 0 है, n क्या है 0 है। अभी आप बोलो कि ये तीनों तो सेम है, बट ये ध्यान रखना इसका स्पिन क्वांटम नंबर एक का हाफ रहेगा -12 और दूसरे का +12 रहेगा।
करेक्ट। तो ये एक चेंज आता ही है हर उसमें, किसी भी एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन का सब कुछ सेम नहीं हो सकता, ये तो अलग होना ही चाहिए अगर ये तीनों सेम है तो ये बता रहा है, यही बताया, वन ऑर्बिटल कैन ओनली अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। इधर भी देख रहे हैं सेम सेट नहीं होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों अलग ही होगा। मतलब क्या इसका बता रहा है कि एक इसमें एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा ही होगा। तो अभी हम लोग है ना तीनों जो रूल हम लोग ने पढ़ा उसके बारे में एक बार गो थ्रू करते। फर्स्ट पढ़ा वो एफबाउज एनर्जी वाला, जिसमें क्या था, वो एनर्जी फीलिंग हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इलेक्ट्रॉन का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेस पे एनर्जी फीलिंग होगा हमेशा, करेक्ट। वैसे ही सेकेंड उसमें हम लोग ने पढ़ा हंट्स प्रिंसिपल रूल में कि किसी भी एक उसमें तीनों जो सबशेल्स में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है एक तो उन तीनों का एनर्जी सेम रहेगा, एंड उसमें भी फर्स्ट पहले तीनों का फीलिंग एक बार होगा, देन जाके उनका ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन फील होगा। पहले क्लॉकवाइज हुआ तो पहले क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज, पर तीनों में पहले सेम होगा, एंड तीनों में एक बार हो गया देन ही जाके पेयरिंग स्टार्ट होगा, उससे पहले पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगा। एंड तीनों में याद रखना कि पहले क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, एक ही उसमें जाएगा, ऐसे एक में एंटी क्लॉकवाइज गया दूसरे में क्लॉकवाइज गया, वैसे नहीं होगा। एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पढ़ा कि एक ही इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम सेट्स है ना वो दोनों डिफरेंट रहेगा, कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता, ये याद रखना। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो दोनों इलेक्ट्रॉन का कभी भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, ये याद रखना। एक में -½ रहेगा तो दूसरे में +½ रहेगा। तो अभी ना एक क्वेश्चन है, विच लॉ इज वायलेटेड। तो अभी सब में देखते हैं कि कौन सा लॉ वायलेट हुआ है। पहले तो इसमें बराबर 2s भरा है, देन 2p स्टार्ट किया है भरने को, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पॉलीज एक्सल्शन रूल बराबर लगाया हुआ, हंट्स रूल वायलेट हुआ है, करेक्ट। पहले सब में सिंगली भरना चाहिए देन पेयरिंग स्टार्ट होना चाहिए, करेक्ट। बी में देखेंगे इधर बराबर है, इधर बराबर है, इधर बराबर है, इधर देखो दोनों सेम इसमें भरा है, पॉलीज एक्सल्शन रूल वायलेट हुआ है इधर। इसमें देखेंगे तो इधर भरा ही नहीं है, इधर प्रॉपरली तीनों भरा है, तो इधर कौन सा ये वाला रूल वायलेट हुआ है। इसमें देखो ये परफेक्टली भरा है, इसमें दोनों सेम इसमें भरा है, तो ये गलत हो गया। तो ये कौन सा रूल वायलेट हुआ, पॉलीज एक्सकल्शन रूल वायलेट हुआ। एंड और एक रूल वायलेट हुआ है, ये देखो पहले इसमें फिल होना चाहिए था ना कि इसमें पेयरिंग, तो ये कौन सा हंट्स रूल भी वायलेट हुआ है। इसमें देखेंगे इधर एक तो भरा नहीं है, इधर देखेंगे तो सेम एक ही उसमें है, एक ही साइन में है, एंड इधर पहले इलेक्ट्रॉन ही नहीं आया, तो इधर ये भी इधर इलेक्ट्रॉन ही फिल नहीं हुआ, मतलब ये वाला एफबाउज रूल भी वायलेट हुआ है। एंड एक ही इसमें दोनों का सेम है इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से पॉली रूल भी वायलेट हुआ है, एंड हंट्स रूल भी वायलेट हुआ है, क्योंकि विदाउट थर्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले ही पेयरिंग हो गया, इसके वजह से। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली एंड हाफ फिल सबशेल्स। सबशेल्स का हम लोग सिमेट्रिकल, देखो अभी है ना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ना, अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। मैंने ऊपर ही बोला कंप्लीटली हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हमेशा बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे देन अदर एसिमेट्रिकली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स से। सो यही चीज़ इधर लिखा हुआ है, एंड लिखा है एक्सचेंज एनर्जी, द नंबर ऑफ एक्सचेंज विच कैन प्लेस इज मैक्सिमम व्हेन द सबशेल इज आइदर हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड, एज अ रिजल्ट द एक्सचेंज एनर्जी इज मैक्सिमम एंड सो इज द स्टेबिलिटी। एक्सचेंज एनर्जी क्या है, अगर D4 के लिए देखते, D4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। वैसे ही इसके साथ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज हो गया, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, करेक्ट। वैसे ही थर्ड इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट एंड सेकेंड के साथ एक्सचेंज हो गया, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्थ के साथ एक्सचेंज कर सकता है, फोर्थ का तो सबके साथ हो गया एक्सचेंज, तो कितना एक्सचेंज टोटल हुआ 1 2 3 4 5 6 6। वैसे D5 के लिए देखेंगे 1 2 3 4 5, ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, एक्स के साथ, इसके साथ एंड इसके साथ 4 टाइम्स,
फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ इसके साथ इसके साथ 3 टाइम्स, थर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 बार एंड फोर्थ 1 बार, फिफ्थ 0 टाइम्स। तो टोटल कितना हो गया? 9 टाइम्स ये एक्सचेंज कर सकता है। इसका मतलब क्या? सॉरी 10 टाइम्स, 10 टाइम्स ये एक्सचेंज कर सकता है। इसका मतलब क्या? जो हाफ फील्ड है ना उसका स्टेबिलिटी इज ज्यादा देन D4। तो यही चीज इधर बताया, वो रीजन है कि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल क्यों होता है देन अदर वाले कॉन्फ़िगरेशन से, बिकॉज उनका एक्सचेंज एनर्जी इज मैक्सिमम, इसके वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होता है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड का, यही एक रीजन है। सो अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आते क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट? कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है? जो अरेंजमेंट इधर शो किया है वो पॉसिबल नहीं है, वो देखो। ये n है, n इज 3, तो L2 हो सकता है, n-1 तक हो सकता है, तो ये बराबर है। इसका m-2 तक होगा बराबर, प्लस L से माइनस L तक, एंड इसका स्पिन तो प्लस माइनस में, ये बराबर ही है। फिर n इज 4, L इज 0, m इज 0, ये भी पॉसिबल है। n इज 3, L इज 2 एंड m इज -3, बट L ही 2 है तो वो -L2 प्लस L ही रहता है, करेक्ट? तो ये -3 कैसे आया? तो दिस इज नॉट पॉसिबल, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन देखते इधर क्या दिया हुआ है। द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स दिया एंड पूछा डिक्रीजिंग एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे ये? फर्स्ट तो सबका n+L रूल से हम लोग ये निकाल लेते हैं वैल्यूज, n+L 3+0 3, 4+0 4, 3+2 5, 3+1 4। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है? थर्ड इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद सबसे कम किसका है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का। तो अभी हम लोग को देखना है सेकेंड एंड थर्ड में। तो ये क्या आ जाएगा? 4s आ जाएगा, एंड ये क्या आ जाएगा? 3p आ जाएगा। 4 और 3 में कौन बड़ा है? 4। तो कौन सा सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा रहेगा? देन फोर्थ वाला ऑप्शन चेक करो। 3 2 4 1, 3 1 4, ये नहीं, 4 भी नहीं, 3 2 4 1, हाँ, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी ये द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद अ प्रिंसिपल नंबर 5, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 5, मतलब n इज इक्वल टू 5। क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है, राइट? n स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 25। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत इजीली होगा, वरना आप पूरा ऐसे ढूंढते बैठोगे एंड बहुत टाइम वेस्ट होगा, बिलीव मी। टू गिव डेजिग्नेशन टू एन ऑर्बिटल वी नीड क्या क्या? ऑर्बिटल को हम लोग को प्रॉपर बताना है कि सब कुछ उसके बारे में। तो क्या क्या चाहिए? फर्स्ट तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चाहिए, देन उसका सबशेल जानना पड़ेगा, एजोमेथल क्वांटम नंबर भी चाहिए, देन सबशेल में भी उसका कौन से उसमें है, मतलब -1 +1 0, तो उसके लिए उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी चाहिए, तभी उस ऑर्बिटल का हर चीज़ आपको पता चलेगा। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग L इज इक्वल टू 3 इज, L इज इक्वल टू 3 कितने ऑर्बिटल्स में होगा? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 2L + 1, तो 2 × 3 + 1, तो क्या आ जाएगा? 7। सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्वांटम नंबर्स n, l, m, ns? m gives the information on the energy of the electron in a given orbital। गिवन ऑर्बिटल के बारे में एनर्जी देखते आगे का पढ़ते फर्स्ट। L gives an idea of the shape of the orbital, हाँ ये सही है। N gives the information on the size of the orbit, सही है। S gives the direction of the spin of the electron in an orbit, ये भी सही है। तो कौन सा रॉन्ग है? फर्स्ट इज द इनकरेक्ट वन। ओके, M एनर्जी के बारे में नहीं बताता हम लोग को, एनर्जी के बारे में कौन बताता है? N ही बताता है, N। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिलियम फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल हैव 4 क्वांटम नंबर्स। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? 2s2 वाला, 1s2 पहले फिल होता है, देन 2s2। अभी इसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमें क्या क्या बताता है हम लोग को? अभी इसमें क्या, n क्या होगा? 2 होगा, l क्या होगा? 1 होगा, s है तो 0 होगा, m भी क्या होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन चेक करो डायरेक्टली। n2 है, ये वाले दो कट, इसमें 1 तो होगा ही नहीं क्योंकि s सबशेल है, तो इसका l कितना आता है? 0, तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। द एजोमेथल क्वांटम नंबर कैरेक्टराइजेस, क्या कैरेक्टराइज करता है? EM रेशो नहीं, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ, मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं,
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कंफ्यूज मत होना, मैग्नेटिक मोमेंटम इधर नहीं आता, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट वैलिड? n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, यही पॉसिबल नहीं है। तो क्या होना चाहिए? n 1 है तो l क्या होना चाहिए? सिर्फ 0 होगा, तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, यही वैलिड नहीं है। द टोटल स्पिन रिजल्टिंग फॉर अ 3D 7 कॉन्फ़िगरेशन इज, टोटल स्पिन रिजल्टिंग फॉर अ, कितना स्पिन? अभी 7 है, तो अभी आप ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से समझना। टोटल स्पिन पूछा है, तो 3D 6 तक जो है हाफ, अभी पहले इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं, चलो 5, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। अभी ये +5 कितना है? 5 इंटू हाफ होगा पॉजिटिव वाला, माइनस 2 इंटू हाफ होगा जो नेगेटिव वाले हैं, करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज वाले। तो कितना हो जाएगा? 5/2 माइनस ये 2 2 कट 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2। तो टोटल स्पिन कितना है? 3/2 है, रिजल्टिंग इसके लिए। तो ये वाले क्वेश्चन जरा ध्यान से समझ के करना, तो ये आंसर आ गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल हैविंग L 3 and n इज इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या? 4, 3 मतलब F, 4F, करेक्ट। इसमें कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा? तो F में फर्स्ट तो ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 7, 7 मतलब 7 ऑर्बिटल्स मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे? 14। ये द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल इज, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला L+1 h2π, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे दिया है वैसे। तो L कितना है? 2 √2 इंटू 3 और ऐसे, तो √6, तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, ये होमवर्क है, हम लोग ने बहुत क्वेश्चन सेम टाइप का कर लिया है, अभी आप कर सकते हो, दिस इज होमवर्क। ये the number of electrons that can fit into orbital for which n is equal to 3 and l is equal to 1, n is equal to 3 मतलब 3 और l मतलब 1 मतलब 3p, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते? 3p मतलब 3p में कितने ऑर्बिटल्स होते? 3, 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते? 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 is the correct option. The number of orbitals that are possible at the L energy level, L energy मतलब n is equal to 2, इस पर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होने पॉसिबल है? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n², तो 2 का स्क्वायर इज 4, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ इलेक्ट्रॉन विथ टोटल एनर्जी E एंड पोटेंशियल एनर्जी V इज गिवन बाय, ये आपको याद रखना है। अभी देखो ये तीनों सब में सेम है, क्या डिफरेंट है? ये एंड ये, तो अभी आपको पता रहेगा ना कि क्या है उसका प्रॉपर फॉर्मूला, बस याद रखो, उसका दूसरा कुछ याद नहीं रखना, ना उसके क्वेश्चंस करने, बस उसका फॉर्मूला याद रखो, इक्वेशन। तो अभी के लिए मैं बता रही हूँ कि ये थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, बट याद रखो अच्छे से, एंड वो हैमिल्टन ऑपरेटर वो भी याद रखना है अच्छे से। ये साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स क्या? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, करेक्ट। तो क्वेश्चन में फाइंड करो, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव नहीं, वो सिर्फ साई रिप्रेजेंट करता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, ये क्या? ये ऐसा वाला आता है ना, उसको ये बोल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, 3 l इज इक्वल टू 2 मतलब 3d में +2, क्या पूछा है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स indicated by the following set of quantum numbers is, तो एक ही ऑर्बिटल बता सकते हैं ना। इधर देखो स्पेसिफिक कर दिया, m इज इक्वल टू +2 करके, ये तो पता है n3 है l2 है, तो कौन सा? 3d में भी 5 ऑर्बिटल होते हैं, करेक्ट। एंड हम लोग को बोले m इज इक्वल टू +2, तो इसमें +2 होगा, तो एक में +1, एक में 0, -1 -2, तो +2 वाला तो एक ही ऑर्बिटल है ना। अगर इधर +2 वाला ये चीज़ नहीं दिया रहेगा तो क्या आ जाता? 5 ऑर्बिटल्स, बट ये दिया, इसके वजह से 1 ऑर्बिटल इज द आंसर, एक ही ऑर्बिटल को ये इंडिकेट कर रहा है। ये द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय p सबशेल के बारे में बात कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? l+1, l का वैल्यू कितना है? 1 + 1 2,
के लिए एल का वैल्यू इस क्या 1 ना, बराबर। तो ये तो इसको 2√h ऐसे नहीं लिख के 2π लिखा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं और कौन से तरीके से लिख सकते हैं, h/√2π करेक्ट। √2/2 रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2 × √2, ये इंटू 2 करेंगे 2 हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं। तो 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। द क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज, कौन सा क्वांटम नंबर नहीं मिलता, एस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, मतलब स्पिन मैग्नेटिक नंबर क्वांटम नंबर सॉरी। 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज, ऑर्डर पूछा है तो ये तो हम लोग को अच्छे से आता है, 3s होगा 3p होगा, फिर 3d नहीं होगा इसमें भी नहीं, तो 4s होगा 3d होगा एंड 4p होगा, बराबर। ये अभी हम लोग ने ऊपर किया, ये स्टार्टिंग वाला तो याद भी रह गया होगा सबको, अच्छे से किया रहेगा तो ऑफकोर्स। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0, करेक्ट। टोटल देखो हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 बराबर है। द ऑर्बिटल इन डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर्स, करेक्ट। ऑर्बिटल को हम लोग को दिखाने के लिए 3 ऑर्बिटल नंबर्स आर 3 क्वांटम नंबर्स आर इनफ, बट फॉर एन इलेक्ट्रॉन हम लोग को लास्ट वाला स्पिन क्वांटम नंबर भी चाहिए, करेक्ट। तो ये लाइन करेक्ट है। क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज, तो ये बराबर है, ये बराबर है। इधर देखो पहले एक ही स्पिन में सब होने चाहिए, देन पेयरिंग के टाइम उसका ऑपोजिट स्पिन होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते, द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0, dz² के लिए 0 होता है नहीं, हाँ ऑफकोर्स होता है, यही हम लोग ने पढ़ा है, z के लिए हमेशा pz भी और dz² भी 0 होगा, तो ये करेक्ट है। तो 3rd इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये होमवर्क है, ये हम लोग ने अच्छे से डिस्कस किया है थियोरी में, ये भी होमवर्क है, ये हम लोग करते हैं अभी। क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विथ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स वुड बी, n4 एंड ms दिया है, स्पिन क्वांटम नंबर दिया है हम लोग को हाफ, तो 4 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंड इधर बोला है हाफ, हाफ मतलब फर्स्ट तो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते थे, अगर n दिया है तो 2n², तो 2 × n² 16 32 हो जाएगा, बट हम लोगों को क्या एक स्पेसिफिक दिया है कि उसका स्पिन इज हाफ, तो जो 32 इलेक्ट्रॉन्स है उनका स्पिन हाफ होगा, हर उसका हाफ नहीं होगा, आधे का माइनस हाफ होगा एंड हाफ का प्लस हाफ होगा, तो इसका भी हाफ कर दिया तो कितना 16 इलेक्ट्रॉन्स का ही माइनस हाफ होगा, तो 2 and 4th करेक्ट गलत हो गया, ये दोनों में चेक करते। ये क्या है 3s दिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, एक में 2 ही होता है, तो 1st इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल द 5 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू रिस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल्स, हाँ शेप सिमिलर ही रहता है 4d या 3d उनके ऑर्बिटल्स का। इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी स्टेट, ये भी करेक्ट है, इसलिए तो उनको डीजनरेटिव ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। द शेप्स ऑफ dxy dyz एंड d इधर शायद xz ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड dx² - y² एंड dz² आर सिमिलर टू ईच अदर, नहीं ये दोनों तो डिसिमिलर रहते हैं, ये इसमें 2 ऑर्बिटल्स रहेंगे एंड इसमें एक ऑर्बिटल रहेगा z एक्सिस पे एंड रिंग्स फॉर्म होगा, तो ये 3rd इज द इनकरेक्ट वन। 4th पढ़ लेते हैं, ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर्ड टू द रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल्स, हाँ उनके साइज इंक्रीज होता जाता है बट उनका शेप हमेशा सेम ही रहेगा। ये क्वेश्चन, which of the following electronic arrangement in the following electronic arrangement which of the following is violated, तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि 3d5 4s1 4p4, फर्स्ट तो इसको 4s भरना चाहिए था पूरा, एनर्जी पहले 4s आता है देन 3d आता है, करेक्ट। तो इसमें कौन सा रूल फर्स्ट, ये तो अफेक्ट हुआ है। देन आगे देखते हैं, इसमें देखो कि सेम वाला है, मतलब पॉलीज एक्सकल्जन रूल भी अफेक्ट हुआ है, इसमें देखो पेयरिंग हो गया, ये वाला एम्प्टी है तो हंट्स रूल भी अफेक्ट हुआ है, तो तीनों रूल अफेक्ट हुआ है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन 1 2 एंड 3। ये देखो इसमें हम लोग ने पढ़ा था, ये क्या रहेगा N L M एंड इसमें क्या बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंट्स Z को, मतलब M कौन से को रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो हम लोग पढ़ा था पी जेड ही हमेशा 0 होगा, तो ये z इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 ये क्या है डी रहेगा, 2 मतलब डी, 3d z को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफकोर्स। अगर इधर 1 रहता तो हम लोग बोल सकते कि 3p z को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इधर 2 है, इसकी वजह से 3d z आ जाएगा, तो b इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन, which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis? कौन से वाले, लास्ट दो वाले, ये दो, dz² एंड dx² माइनस y²। ये एक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये होमवर्क है। ओके ये PYQ अच्छे से करना, छोड़ो ये आप भी करते। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय ये, हाँ ये करेक्ट है। अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल इज ये हम लोग ने ये डिराइव करके ये लाया था, याद रहेगा तो। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमिट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। हाँ, तो फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 2s एंड 2p में एनर्जी ऑफ 2p ज़्यादा, बट हम लोग ने अब भी पढ़ा कि जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा उसमें जो सेम एनर्जी लेवल्स पे सेम एनर्जी रहेगा सब शेल का, तो फोर्थ इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये n इज इक्वल टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो ये ना हम लोग ये वाला शॉर्टकट से देखते एक बार, शॉर्टकट किधर है, 6 बोला है ना, तो फर्स्ट 6s आएगा, फिर मतलब ns बोल सकते, ns करेक्ट, फिर देखेंगे 4f आ रहा है, मतलब n-2f आएगा, देन n-1d आएगा, एंड देन np आएगा, करेक्ट। ये देखो ये 4 से हम लोग समझ रहे, तो ये देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। ये हमेशा वैलिड है, ये याद रख लो, ns n-2f n-, ये गलत है, ये भी गलत है, ये n-2f n-1d np, हाँ फोर्थ इज द करेक्ट वन। ये हमेशा शॉर्टकट से राइट ही होगा, तो शॉर्टकट वाला ट्रिक याद रखना है, इससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इजी हो जाएंगे, जैसे एटॉमिक नंबर ढूंढना है वो वाला क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा, ये वाले क्वेश्चंस भी इजी हो जाएंगे। ये अब भी बहुत कम आते हैं, बट डी ब्लॉक पी ब्लॉक में आते हैं ये क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ H एटम आर इन ऑर्डर। H एटम बोला है मतलब मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो क्या आ जाएगा इसका, ये 3s एंड 3p सेम रहेगा, सेम एनर्जी रहेगा, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि 3s एंड 3p का एनर्जी सेम रहेगा। इधर देखो 3s 3p 3d, इधर सेम दिया है, इधर भी सेम दिया है, 4s से कम रहेगा, करेक्ट, तो 4s एंड 4p का एनर्जी भी सेम रहेगा। इधर देखो ये ग्रेटर देन कर दिया, तो ये गलत हो गया, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको सब समझाओ, हम लोग ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया एंड बहुत सारा क्वेश्चंस किया है, एंड और क्वेश्चंस मैं सेंड कर दूंगी कल तक आपके ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। प्लीज़ आप पूरा पार्ट अच्छे से करो, बिकॉज ये चैप्टर बहुत छोटा लगता है बट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फिजिक्स में भी सेम रिपीट होगा। जैसे ड्यूअल नेचर में हम लोग इसमें ही पढ़ लिया ड्यूअल नेचर पूरा, तो वो वहाँ पे सेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही चीज़ें आएंगी, एंड वही एटम्स करके चैप्टर है उसमें ये पूरा सब फिर से आएगा। तो आपको 3 चैप्टर एक साथ हो चुका है ऑलरेडी, वहाँ पे सिर्फ आपको रिवीजन करना रहेगा, तो ये अच्छे से कर लो पूरा, मतलब 4 ही पार्ट है, एक ही 2 घंटे का है, आज का 2 घंटे का है, 2 घंटा भी नहीं है, दूसरे 2 इज 1 आवर का ही ओनली, तो आपका ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो आप अच्छे से कर लो। एंड बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग ने लेक्चर में किया है, प्लीज़ वो आप खुद सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, ऐसा मत करो कि सिर्फ देख रहे हो, देखने से आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, आप फिर ब्लेम करोगे कि कोई अच्छे से सिखाता नहीं है, बट ऐसा नहीं है, आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी आपको जो भी कोई सिखा रहा है वो अच्छे से सिखा रहा है ऐसा लगने लगेगा। सो थैंक यू एंड विल मीट इन कल से फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट होगा, एंड कल से वहाँ पे मिलते हैं, सो बाय।